ओके, लेट्स स्टार्ट विद वीक 2। वीक 2 में हम देखेंगे कि बेसिक सी प्लस प्लस प्रोग्राम हम किस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जो टॉपिक हम कवर करेंगे उनमें है कमेंट्स, वाइट स्पेसेस, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज, हेडर फाइल्स, मेन फंक्शन, आउटपुट, इनपुट, and then string constant, NL manipulator. Then there will be some output variations, integer variable, float variables, and some basic arithmetic operators. तो इनको देखते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अवर बेसिक प्रोग्राम जो कि लास्ट वीक में भी हमने कवर किया था। तो अब इन स्टेटमेंट्स को हम वन बाय वन देखेंगे कि इनका प्रोग्राम में क्या काम है। तो इस प्रोग्राम को डिस्कस करने से पहले हम एक एक टॉपिक को साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे और देन हम इस प्रोग्राम की तरफ मूव होते जाएंगे। ये प्रोग्राम सेम वही है जो लास्ट टाइम हमने क्रिएट किया था। आई इंक्लूड स्क्रीनशॉट दैट हमने लाइन लिखी थी यूजिंग इन स्पेस एसटीडी इंट में देन दिस कर्ली ब्रेसेस और उसके बीच में सी आउट की स्टेटमेंट एंड आखिर में रिटर्न 0। इसके साइड पे आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नजर आ रही होगी हर लाइन की। तो दीज आर कॉल्ड कमेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अस डिस्कस कमेंट्स। कमेंट्स में वो एक तरह के मैसेजेस होते हैं जो कि प्रोग्रामर ही टाइप करते हैं। प्रोग्रामर ये मैसेजेस इसलिए टाइप कर रहे होते हैं ताकि उनको ये पता लग सके कि वो कोड जो है वो क्यों लिख रहे हैं, यानी कौन सी लाइन या कौन सी स्टेटमेंट उन्होंने किस मकसद के लिए लिखी है, उस मकसद को बयान करने के लिए वो यूजली कमेंट्स यूज कर रहे होते हैं। तो कमेंट्स की दो टाइप्स हैं हमारे पास। एक हमारे पास कहलाता है सिंगल लाइन कमेंट जो कि डबल स्लैश से शुरू होता है, जो कि हमने यूजली अपनी हर लाइन के आगे यूज किया हुआ है, हम अभी प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। दूसरा जो है वो हमारा मल्टी लाइन कमेंट है जो कि जिसका स्टार्टिंग सिंबल जो है स्लैश और स्टैरिक और एंड होते हैं स्टैरिक एंड देन स्लैश। तो मल्टी लाइन कमेंट्स मीन वो कमेंट्स जो एक से ज्यादा लाइन पे मुश्तमिल हो। सिंगल लाइन कमेंट्स मीन जो कमेंट्स आपके एक लाइन पे ही आए। इनको प्रोग्राम में देखते हैं। सेम प्रोग्राम देव के अंदर अब आप देख सकते हैं कि जो कमेंट्स हैं वो लाइट ब्लू कलर के अंदर कलर अपना चेंज कर लेते हैं। ये बेसिकली वो लाइंस होती हैं जो कंपाइलर जो है उनको इग्नोर करता है, कंप्लीटली इग्नोर करता है। तो प्री प्रोसेसिंग करने से पहले कंपाइलर इन लाइंस को ओमिट कर देता है और इस कोड में से निकाल देता है। तो जब कोड कंपाइल होता है तो कमेंट्स वो लाइंस हैं जो कि कंपाइल नहीं होती, जो कि कंपाइलर इग्नोर कर देता है, इसलिए इनके साथ खास सिंबल लगाना जरूरी होता है जिससे ये पता लगे कि ये लाइन जो है वो अवॉइड हुई है। तो अगर आप एक लाइन से ज्यादा कमेंट देना चाहो तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हम दूसरी फॉर्मेट यूज कर सकते हैं विच इज स्लैश देन डायरेक्ट। अपना कमेंट स्टार्ट करते हो फॉर एग्जांपल दिस स्टेटमेंट प्रिंट्स मैसेज ऑन द स्क्रीन। तो एंड करने के लिए अगेन स्टैरिक और स्लैश है वो हम यूज कर सकते हैं। सी नाउ दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट जो अपने प्रोग्राम में आप ऐड कर सकते हो। फिलहाल तो ये कमेंट्स ऐड हुए हैं ताकि एक एक लाइन एक्सप्लेन की जा सके। जैसे फर्स्ट लाइन पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टर, सेकंड में फंक्शन मेन, function with name main, and then start of function body, and then this statement prints message on screen. 0 return 0 means everything is okay, and function body. So you can remove these comments even in your programs if there are comments. कोशिश करो उन कमेंट्स को आप अवॉइड करो लिखने से, ठीक है। दे आर गिवन ताकि आपको पर्टिकुलर लाइन या पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है वो समझ में आ सके। तो नाउ वी आर रिमूविंग कमेंट्स क्योंकि हम एक एक कोड को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सके, एक एक लाइन को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सके। ओके, आफ्टर द कमेंट्स द नेक्स्ट थिंग इज वाइट स्पेसेस। So let's see what it says about white spaces. White spaces was basically characters होते हैं जो कि tab या न्यू लाइन या स्पेस, तीन कैरेक्टर्स जो है वो व्हाइट स्पेसेस के अंदर आते हैं। उसमें से फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो स्पेस बार है, स्पेस है, क्योंकि सेकंड कैरेक्टर जो है वो टैब है और जो लास्ट कैरेक्टर है वो है न्यू लाइन या बेसिकली जैसे एंटर प्रेस करते हो ये न्यू लाइन, उसको भी हम कह सकते हैं कि वो थर्ड कैरेक्टर है व्हाइट स्पेसेस का। तो बेसिकली व्हाइट स्पेसेस हम यूज कर रहे होते हैं अपने कोड को फॉर्मेट करने के लिए, कोड को एक तरीके कार में लेकर आने के लिए ताकि वो दिखने में प्रॉपरली ऑर्गेनाइज लगे।
तो यूजली कंपाइलर जो है वाइट स्पेसेस को इग्नोर करता है, लेकिन कुछ जगह पे वाइट स्पेसेस जो है वो इग्नोर नहीं होती। लेट्स डिस्कस कि कहाँ ये स्पेसेस काउंट होती हैं और कहाँ ये स्पेसेस काउंट नहीं होती। थ्रूआउट द सी प्लस प्लस हम देखते रहेंगे कि कहाँ कहाँ हम स्पेसेस को जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल here hash include and then there is a space and string। तो अगर हम स्पेस को रिप्लेस कर दें एक टैब से, ठीक है, प्रोग्राम को कंपाइल करके देखते हैं। प्रोग्राम इज गिविंग नो एरर, वर्किंग फाइन, और ये आउटपुट जो है वैसे ही जनरेट करेगा जैसे ये पहले कर रहा है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर इस टैब की जगह हम इसको रिप्लेस कर दें एंटर से, ठीक है, तो यहाँ पे ये एरर जनरेट कर देगा, क्योंकि हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम और उसके बीच में आप यहाँ पे स्पेस या टैब को भेज सकते हो, बाकी चीजें नहीं आ सकती। लेकिन लेट्स ऑब्जर्व द सेम थिंग इन नेक्स्ट लाइन। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग के बाद टैब एंड देन नेम स्पेस के बाद टैब, कंपाइल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई एरर जनरेट नहीं हुआ, प्रोग्राम अपना आउटपुट जो है वो वैसे ही जनरेट कर रहा है। लेकिन अगर हम इस टैब की जगह एंटर दे दें और इस टैब की जगह भी एंटर दे दें और इस तरीके से लिखें यूजिंग एंटर नेम स्पेस एंटर ऐसे भी, then again the output is fine। इवन इन और इसके बीच में स्पेस है, आप इसको टैब से भी रिप्लेस कर सकते हो या इसकी जगह एंटर भी दे सकते हो, ठीक है। इन मेन के बीच में भी अगर वाइट स्पेस कोई भी यूज कर ली जाए तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप स्पेसेस बढ़ाओगे या स्पेस अगर आप रिमूव कर दोगे, फॉर एग्जांपल जिस इसके बीच में स्पेस चलेगी, इट विल अफेक्ट योर आउटपुट, ठीक है, और आउटपुट पे वो सही तरीके से नहीं आएगा। या इवन अगर आपने यहाँ पर जिसके बाद एंटर करने की कोशिश की तो ये लाइन ब्लैक में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है, और यहाँ आपको एरर जो है वो जनरेट कर देगा। तो इट मीन सी आउट के बीच में जो ये मैसेज है, इस मैसेज के बीच में हम ये वाइट स्पेसेस काउंट नहीं कर सकते। लेकिन यस, सी आउट के बाद अगर हम यहाँ पे एंटर कर दें, इस ऑपरेटर के बाद एंटर कर दें, तो भी वाइट स्पेसेस काउंट होंगी और हमें वही आउटपुट जनरेट करके देगा। तो आई फिगर आउट अ रूल, जो मुझे रूल समझ में आया वो ये कि एक तो खैर इस सिर्फ प्री प्रोसेसर डायरेक्टर वाली लाइन को छोड़ तो इसमें एंटर वाला या न्यू लाइन वाला रूल नहीं चलता। अदरवाइज यू कैन सेपरेट डिफरेंट वर्ड, एक वर्ड और सेकंड वर्ड, इनके बीच में आप स्पेस या एंटर या टैब यूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर ये दो वर्ड्स हैं तो ठीक है, तो इनके बीच में या स्पेस होनी लाजमी है, या तो एंटर होना लाजमी है, या फिर टैब होना जो है वो लाजमी है। लेकिन अगर आप इधर आ जाओ, ठीक है, यहाँ यहाँ जो है, यहाँ अगर आप स्पेस दो या स्पेस ना दो, इट डजंट मैटर। फॉर एग्जाम्पल एसटीडी और इस सिंबल के बीच में हमने स्पेस दे दी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इट विल गिव द सेम आउटपुट। अगर हमने स्पेस नहीं दी, ठीक है, या हमने एंटर प्रेस कर दिया तो भी ये सेम आउटपुट जनरेट करेगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे टैब दे दिया, ठीक है, गिव टू टैब, ठीक है, तो भी सेम आउटपुट जनरेट होगा। और अगर आप यहाँ पे स्पेस नहीं भी देते तब भी आउटपुट जो है वो सेम जनरेट होगा। तो द रूल इज कि जहाँ दो वर्ड्स आपस में सेपरेट हो रहे हैं वहाँ स्पेस एंटर के टैब देना लाजमी है। लेकिन जब सिंबल से बात आ जाती है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेन है, अगर मैं मेन के बीच में इतनी स्पेस बढ़ा दूं, ठीक है, तो इट डजंट मैटर, ठीक है। तो जहाँ पे सिंबल्स हैं, सिंबल के बीच में आप स्पेसेस दे भी सकते हो, और अगर आप चाहो तो इन स्पेसेस को कम्प्लीटली ओमिट भी कर सकते हो। तो नीचे देख लेते हैं, ये भी सिंबल ही है हमारे पास, ठीक है, इवन सिंबल है, ठीक है। सिंबल के बाद सी आउट, तो इज इट नॉट नेसेसरी कि हम सी आउट और सिंबल के बीच में स्पेस हैं या सी आउट और इस सिंबल के बीच में स्पेस हैं। सो नाउ सी, आई हैव रिमूव्ड ऑल द स्पेसेस फ्रॉम हियर टिल द मेन। ये जितने भी सिंबल्स हैं आपस में सिंबल और वर्ड मिल रहे हैं, तो उनके बीच में से सारी स्पेस ओमिट कर दी है, ठीक है, एंड आउटपुट इज कम्प्लीटली फाइन। आउटपुट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, प्रोग्राम बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे वो पहले बिहेव कर रहा था। लेकिन ये स्पेसेस हटाने से द कोड गेट मैसी, आपको दिखने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट एंड हो रही है। तो दैट्स व्हाई ये स्पेसेस, वाइट स्पेसेस
हमारी फॉर्मेटिंग में इसी तरीके से हेल्प करती हैं कि हम जब अपने कोड को प्रॉपरली फॉर्मेट करके लिखते हैं, ठीक है, प्रॉपरली अरेंज करके लिखते हैं, देन इट लुक्स गुड, ठीक है, वो समझ में ज़्यादा आसानी से आता है, कोड क्लियर रहता है और कोड को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। ओके, नाउ द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इस तरीके की कमांड्स होती हैं जो कि कंपाइलर को दी जाती हैं, और यूजुअली ये कमांड्स आपको जब नज़र आएंगी कोड में, ये हैश से स्टार्ट होती हैं, और सेकंड इनकी निशानी ये होती है कि इनके एंड में कोई सेमीकोलन नहीं होता। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कमांड्स बहुत सारी होती हैं। इनमें बेसिकली ये कमांड्स हम इसलिए यूज़ करते हैं कि कंपाइलर को कोड कंपाइल करने से पहले हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाह रहे होते हैं। तो हम सारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कमांड तो नहीं देखेंगे, लेकिन हम जो कमांड इस वक्त डिस्कस करेंगे वो है हैश इंक्लूड। इसको हम ये भी कह सकते हैं हैश इंक्लूड डायरेक्टिव, या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कंप्लीटली भी कहा जा सकता है। तो हैश इंक्लूड, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है इंक्लूड से, कि इसका काम जो है वो हमारे कोड के अंदर कुछ शामिल करना है। तो बेसिकली हम क्या शामिल करना चाह रहे हैं, हम इसके अंदर अपने कोड के अंदर हेडर फाइल शामिल करना चाह रहे हैं। हेडर फाइल्स एक स्पेशल किस्म की फाइल्स होती हैं जिनमें कुछ पिछला कोड जो कि पहले से मौजूद होता है उसकी डिक्लेरेशन मौजूद होती है। एट दिस स्टेप शायद डिक्लेरेशन आपको क्लियरली अंडरस्टैंड ना हो कि डिक्लेरेशन का क्या मतलब होता है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा स्पेसिफिकली समझना चाहो या प्रिसाइजली समझना चाहो तो आप ये समझ सकते हो कि हैश इंक्लूड का काम जो है वो ये है कि पहले से बना बनाया जो कोड मौजूद है, ठीक है, जिनमें कुछ फंक्शंस हो सकते हैं या कुछ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं या कुछ क्लासेस हो सकती हैं, वो कोड हम अपने कोड में, जो हम कोड लिख रहे हैं उसके अंदर शामिल करना चाह रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ नीचे जो ये लाइन स्टेटमेंट है, हम iostream.h इंक्लूड कर रहे हैं, वो हम इंक्लूड कर रहे हैं सी आउट के लिए, सी इन के लिए एंड एल के लिए। तो फिलहाल तो हमने सी आउट सिर्फ स्टेटमेंट देखी है, सी इन एंड एल हमने नहीं देखा, लेकिन वी विल सी, और हम इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से iostream.h का इंक्लूड होना इन पे इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को अगेन उसी प्रोग्राम पर वापस चलते हैं। हमारी ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी, हैश इंक्लूड iostream, दिस इज बेसिकली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कमांड या हैश इंक्लूड डायरेक्टिव है। अच्छा, iostream को आपने यहाँ पर ये ब्रैकेट से एंगल ब्रैकेट इसके अंदर इंक्लोज किया है। जो प्रोग्राम पुराने सी के प्रोग्रामर थे उसके आगे डॉट एच लिखा करते थे, ठीक है, लेकिन सी प्लस प्लस का जो देव कंपाइलर है उसमें ये डॉट एच रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, इसके बाद सेकंड बेसिकली अगर हम अभी चेक करना चाहें, अगर मैं इस कमांड को हटा दूं जो कि आप लोगों का पहला टास्क भी था, इस कमांड को हटाते ही अगर आप कंपाइल करोगे तो नीचे आप एरर विंडो में देख सकते हो, ठीक है, कि आपको सॉरी मिस्टेक इसमें और है, लेट्स डू इट अगेन। ओके, जो आप एरर विंडो में देख सकते हो कि आपको जो यहाँ मैसेज शो कर रहा है वो है सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। सो बेसिकली करंटली इसको सी आउट फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो बेसिकली अभी तो फिलहाल हमने iostream के अंदर मौजूद सिर्फ एक कमांड सी आउट यूज की है, ठीक है, तो इसलिए सी आउट पे ही एरर दे रहा है। आगे हम डिफरेंट टाइप की हेडर फाइल्स यूज करेंगे और साथ साथ ये भी डिस्कस किया करेंगे कि कौन सी फाइल हमने किस तरह के कमांड के लिए यूज की है। अच्छा, नाउ अबाउट द सेकंड स्टेटमेंट, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। नाउ यूजिंग अगेन एक कीवर्ड है जिसका मतलब है हम इस्तेमाल कर रहे हैं। नेम स्पेस भी एक कीवर्ड है, ठीक है, नेम स्पेस कीवर्ड इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड फॉर नेम स्पेसेस। नेम स्पेसेस एक तरह के आप ये कह सकते हो कंटेनर्स होते हैं या फोल्डर्स होते हैं जो कि आपका कुछ स्पेसिफिक किस्म के वेरिएबल्स, क्लासेस के नाम, वेरिएबल्स के नाम या फंक्शंस के नाम अपने पास स्टोर रखते हैं। तो इस लेवल पे ये समझना आपके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा कि नेम स्पेसेस क्यों क्रिएट की जाती है, लेकिन जब प्रोग्राम बढ़ता चला जाता है, जब प्रोग्राम में आपका कोड थाउजेंड्स ऑफ लाइन पे पहुंचता है, तो प्रोग्राम में ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि आपके पास फंक्शंस के नाम, वेरिएबल के नाम, ठीक है, बहुत सारे वेरिएबल्स हो जाते हैं, तो एक जैसे वेरिएबल के नाम एग्जैक्टली सेम या सेम फंक्शंस के नाम हो सकते हैं।
तो मे बी हो सकता है कि एक पूरे प्रोग्राम के अंदर प्रिंट नाम के 2 फंक्शंस मौजूद हों, या ऐसा हो सकता है कि पूरे कोड के अंदर कैलकुलेट नाम के 2 फंक्शंस मौजूद हों। तो उस वक्त एम्बिग्यूटी से बचने के लिए हम डिफरेंट नेम स्पेसेस क्रिएट कर सकते हैं और उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगेन इट्स एन एडवांस टॉपिक। फिलहाल C++ में एक डिफॉल्ट नेम स्पेस दी हुई होती है जिसको हम एसटीडी कहते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड नेम स्पेस कहते हैं। ठीक है, अगर आप स्टैंडर्ड नेम स्पेस ना यूज करो, बेसिकली तो होता क्या है कि जब आप ये कहते हो हैश इंक्लूड डायरेक्टिव यूज करते हो, तो हैश इंक्लूड इस हेडर फाइल से जो भी प्री डिफाइंड चीजें हैं वो एसटीडी नेम स्पेस के अंदर कॉपी कर देता है, जिसकी वजह से हम जब ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखते हैं तो हमें क्या फायदा होता है कि हमें इस नेम स्पेस का नाम बार बार नहीं लिखना पड़ता, हमें ये रेफरेंस बार बार नहीं देना पड़ता कि हम जो भी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं वो एसटीडी के अंदर से इस्तेमाल करो। इसका एक डेमो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस लाइन को डिलीट कर दो और आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करो तो आपको एरर आएगा। अगेन एरर सेम ही है, ठीक है, एरर यही से कह रहा है कि सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप अगेन, और सेकेंड एसटीडी डबल कोलन एंड सी आउट का कोई मैसेज भी साथ में जनरेट हुआ है। तो बेसिकली इसको अवॉइड करने के लिए कि अगर आप वो कमांड ना यूज करना चाहो तो आपको एसटीडी को स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, इसके मेंशन करने का तरीका ये है कि आप एसटीडी लिखो और उसके बाद ये 2 कोलन के निशान जो बेसिकली एक खास किस्म का ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर ये ऑपरेटर रिलेशन शो करता है। ठीक है, एक किसी कंटेनर के अंदर जो चीजें पड़ी हूँ उनका कनेक्शन शो करता है। ठीक है, तो ये एसटीडी के साथ अगर ये ऑपरेटर आप लगाते हो और फिर आप कंपाइल करते हो प्रोग्राम को, तो आपका प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा जैसे करता है। लेकिन अगेन हर कमांड के साथ और हर प्रीडिफाइंड वेरिएबल्स मीन जो कि पहले से उस हेडर फाइल में मौजूद हो, प्रीडिफाइंड कॉन्स्टेंट्स जो उस हेडर फाइल में मौजूद हो, इस तरह के ऑब्जेक्ट नेम्स जैसे सी आउट, सी इन एंड एंडल, हमें उन सबके साथ बार बार ये लाइन लगानी पड़ेगी क्योंकि हमारे लिए एक एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा। तो इस बर्डन को अवॉइड करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट है कि हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी की कमांड यूज कर लें ताकि ये कंटेनर जो कि डिफॉल्ट कंटेनर है ये हमारे प्रोग्राम में वैसे ही शामिल हो जाए और आईओ स्ट्रीम अपनी सारी चीजें इस कंटेनर के अंदर लोड कर सके। मैं बहुत सिंपल टर्म्स यूज कर रही हूँ आपको सिर्फ बात समझाने के लिए ताकि क्लियरली आपको आइडिया हो सके कि इस एसटीडी का मकसद क्या है। तो उसको एक फोल्डर कह लो, एक कंटेनर कह लो, ठीक है फिलहाल के लिए, बट एक्चुअल टर्म इसकी नेम स्पेस ही होगी। ये नेम स्पेसेस हैं, ठीक है, जो बेसिकली स्कोप क्रिएट करने के लिए यूज होती हैं या एक स्पेसिफिक जगह क्रिएट करने के लिए यूज होती है जहाँ पे वेरिएबल्स के नाम, क्लासेस के नाम या फंक्शंस के नाम जो है वो इकट्ठे हो सके या पहचाने जा सके, ताकि अलग अलग नेम स्पेसेस होने की वजह से एक ही तरह के नाम आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना करें। तो आई थिंक अभी आपके लिए ये बहुत कॉन्सेप्ट हाई लेवल हो जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जब आप आगे जाओगे C++ में ये बात आपको क्लियर होती जाएगी कि एक्चुअल में स्कोप क्या होता है या वेरिएबल 2 एक ही नाम से अगर बन जाए तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है या इवन वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, वी हैव नॉट अंडरस्टूड दीज टर्म्स राइट नाउ। हमने ना वेरिएबल के बारे में कुछ समझाया, ना हमने फंक्शन के बारे में कुछ समझाया, ठीक है, ना हमने क्लासेस के बारे में कुछ समझाया। हमें बहुत सारे टर्म यूज करे, इसका मतलब तो सिंपल वे में आप उसको ये समझ सकते हो कि ये एसटीडी कुछ खास किस्म के कंटेनर्स होते हैं जो एक खास किस्म की चीजों को अपने पास स्टोर रखते हैं और मेन इनका मकसद ये होता है कि हम एक ही नाम की 2 चीजें बना सकें। ओके, द नेक्स्ट लाइन जो आप लोगों ने ऑब्जर्व की होगी दैट वाज INT main। तो मेन बेसिकली एक फंक्शन है। तो फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस बेसिकली ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं। ब्लॉक ऑफ कोड मीन्स स्पेसिफिक कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ स्पेसिफिक हम कोड लिखते हैं, उसको स्पेसिफिक हम नाम देते हैं और वो कोड कुछ स्पेसिफिक काम जो है वो परफॉर्म कर सकता है। तो यूजुअली C++ का प्रोग्राम मल्टी फंक्शन में डिवाइड हो सकता है। ठीक है, हमारे पास एक से ज्यादा फंक्शन हो सकते हैं, लेकिन एज इट्स बिगिनिंग तो हमारे पास एक फंक्शन जो है वो लाजमी है, मस्ट है, वो है मेन फंक्शन। ठीक है, तो आपको अपना प्रोग्राम
स्टार्ट करना मेन से लाजमी है, क्योंकि कंपाइलर अगेन एक प्रोग्राम है। जब कंपाइलर रन होता है और हम को प्रोग्राम रन करने के लिए कहते हैं, तो कंपाइलर को पहले से इंस्ट्रक्शन मिली हुई है कि उसको एक मेन नाम का फंक्शन सर्च करना है और उस मेन नाम के फंक्शन को रन करना है। ठीक है, अगेन क्योंकि कंपाइलर सिर्फ एक प्रोग्राम है, कंपाइलर वही करता है जो उसको ऑलरेडी समझाया गया है या उसको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो जब कंपाइलर आपका प्रोग्राम को कंपाइल करता है तो उसको सबसे पहले इंस्ट्रक्शन जो है ये कि मेन फंक्शन ढूंढो, तो इट विल लुक फॉर मेन फंक्शन। मेन फंक्शन मिलते ही वो उस फंक्शन को सबसे पहले रन करेगा। अगर आपके प्रोग्राम में मेन फंक्शन नहीं होगा तो आपका प्रोग्राम जो है वो एरर जनरेट करेगा। नाउ लेट्स सी, हमने जो यहाँ पे मेन लिखा है, ठीक है, मेन आएगा, उसके बाद आपको ये ब्रैकेट देने हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट लाजमी है। यूजली सी प्लस प्लस में फंक्शन की पहचान होगी ही ये कि ज़्यादा हम जितने भी फंक्शंस देखेंगे उन सब फंक्शंस के आगे ये ब्रैकेट्स जो है वो यूज हुए हुए होंगे। तो इसके अलावा यहाँ पे आई एन टी, ठीक है, इंट शॉर्ट फॉर्म है इसका इंट, या हम ये कह सकते हैं इंटीजर। इट्स अ डेटा टाइप। हम थोड़ी देर में इसको डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर के अंदर। तो फिलहाल यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि मेन फंक्शन एक खास किस्म की वैल्यू रिटर्न कर सकता है या वापस भिजवा सकता है। ये वैल्यू किसको वापस भिजवा रहा है? कंपाइलर को। कंपाइलर को क्यों वापस भिजवा रहा है? क्योंकि इस फंक्शन को चलाया किसने या इस फंक्शन को रन किसने किया? इस फंक्शन को कंपाइलर ने रन किया। कंपाइलर ही वो प्रोग्राम है जो सबसे पहले मेन फंक्शन को ढूंढता है और मेन फंक्शन को चलाता है। तो मेन फंक्शन को चलाने वाला कंपाइलर है। तो हम एक वैल्यू कंपाइलर को वापस भिजवा रहे हैं या रिटर्न करवा रहे हैं, और वो वैल्यू जो है उसकी डेटा टाइप या उसकी टाइप जो है वो इंटीजर है। इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जो कि जिनमें डेसिमल पॉइंट ना आ सके, जो कि कंप्लीट होल नंबर्स हैं। तो इसको कंप्लीट करने के लिए, इस इंट को कंप्लीट करने के लिए हम रिटर्न जीरो को भी डिस्कस कर लेते हैं। हमने ये रिटर्न जीरो स्टेटमेंट यहाँ इसलिए लिखी हुई है कि हम जीरो रिटर्न करवा रहे हैं कंपाइलर को। यहाँ पहले एक कमेंट मौजूद था, व्हेन यू आर रिटर्निंग जीरो, आप जब कंपाइलर को जीरो रिटर्न करवाते हो इसका मतलब होता है ऑल इज ओके, मीन्स एवरीथिंग इज फाइन। प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल सही तरीके से चला और प्रोग्राम जो है उसने अपने आप को बिल्कुल सही तरीके से बंद किया। तो इसको चेंज करके देखेंगे। ठीक है, हम रिटर्न वन फिलहाल यहाँ पे इसको चेंज नहीं करते, क्योंकि यहाँ जीरो लिखने का मतलब यही है कि एवरीथिंग वॉज फाइन। जब रिटर्न जीरो नहीं मिलता, ठीक है, और रिटर्न जीरो तक नहीं पहुंच पाता, वी विल सी द सिचुएशन, कोई एरर अगर हो जाए तो उसके बाद यहाँ मेन के पास कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो रिटर्न होती है। उस वैल्यू को हम आगे अपने अगले प्रोग्राम्स के अंदर देखेंगे कि वो किस तरीके की वैल्यू रिटर्न होती है। तो बेसिकली इस रिटर्न जीरो तक पहुंचने का मकसद यही है कि आप मेन फंक्शन को एक तमीज के दायरे के अंदर एंड होने दे रहे हो, जब उसको ये बता रहे हो कि ये रिटर्न जीरो का मतलब ये है कि हर चीज जो है वो नॉर्मल तरीके से एंड हुई है। ना फंक्शन का सेकंड चीज फंक्शन के अंदर कि फंक्शन की एक स्टार्टिंग पॉइंट होती है और फंक्शन की एक एंडिंग पॉइंट होती है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कर्ली ब्रेसेस जब स्टार्ट होते हैं तो ये कर्ली ब्रेसेस लाजमी एंड होते हैं। सो दी कर्ली ब्रेसेस ये शो करते हैं, हम यूजली टर्म यूज करते हैं, हम ये कहते हैं कि बॉडी ऑफ फंक्शन। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन की बॉडी है, या आप ये कह सकते हो ब्लॉक ऑफ फंक्शन है, जो टर्म आपको बेहतर लगे। तो हम इन कर्ली ब्रेसेस के थ्रू ये डिफाइन करते हैं कि हमारा फंक्शन कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे जो है वो एंड हो रहा है। तो फिलहाल हमारे प्रोग्राम में एक ही फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम मेन है। मेन फंक्शन जो है वो लाजमी है क्योंकि इसके बगैर आपका प्रोग्राम नहीं बन सकता। अगर आप मेन की जगह फॉर एग्जाम्पल इसकी स्पेलिंग चेंज कर दो या कुछ और लिखने की कोशिश करो, फॉर एग्जाम्पल रन कर दो, रन करने की कोशिश करो, तो आपका एक ही एरर जनरेट होगा कि अनडिफाइंड रेफरेंस टू वेन नेम। नीचे अगर से जूम इन करते हैं, ठीक है, तो यही कह रहा है कि प्रॉपरली उसको फंक्शन जो है वो नहीं मिल पा रहा। ठीक है, तो इसलिए मेन का करेक्ट फॉर्म में होना लाजमी है, उसका नाम सही होना लाजमी है।
ओके, द नेक्स्ट थिंग इज सी आउट। सी आउट को हम ब्रीफली पहले भी थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं, पर थोड़ा सा इसके बारे में कुछ और डिस्कस करते हैं। नंबर वन, सी आउट, हमने ये देखा था कि हम जो भी कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है। तो स्पेसिफिकली कोटेशन मार्क के अंदर जो चीज़ हम लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रिंग कांस्टेंट। अच्छा, इसके अलावा प्रोनाउंसिएशन क्या है? हम इसको सी आउट प्रोनाउंस करते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, स्टैंड फॉर कंसोल आउटपुट। इसके अलावा हम इससे क्या प्रिंट करवा सकते हैं? हम न्यूमेरिक कांस्टेंट भी प्रिंट करवा सकते हैं और हम वेरिएबल्स भी प्रिंट करवा सकते हैं। वेरिएबल्स को हम बहुत जल्दी जो है वो देखेंगे। इसके अलावा सी प्लस प्लस में एक टर्म यूज होती है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी हमने ऑब्जेक्ट को डिस्कस नहीं किया, ना हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिस्कस की है। एक्चुअली व्हाट आई बिलीव विद दिस मच एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, स्टार्टिंग के अंदर ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस की टर्म समझनी बहुत मुश्किल हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए। तो वी यूजुअली स्टार्ट अवर कोर्स विद बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस। हम कोड का लिखने का तरीका समझते हैं, उसके बाद हम आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ और क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की तरफ। तो हम डिटेल में ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस को डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए सी प्लस प्लस के अंदर ये सी आउट जो है, ठीक है, ये एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बेसिकली एब्स्ट्रैक्टेड वर्जन होते हैं किसी भी चीज़ का, किसी भी कोड का, जिसके अंदर हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को प्रोग्रामिंग के अंदर रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो बेसिकली ये सी आउट ऑब्जेक्ट जो है वो प्री डिफाइन है। प्री डिफाइन मीन्स पहले से बना बनाया है और आपकी जो है वो स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम का हिस्सा कहलाता है। नाउ स्ट्रीम का जो वर्ड है, स्ट्रीम का वर्ड है फॉर फ्लो ऑफ डेटा। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रीम को हम ये भी कह सकते हैं कि वो फ्लो ऑफ डेटा है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक ऑपरेटर यूज होता है जिसको हम इंसर्शन ऑपरेटर भी कहते हैं या फिर पुट टू ऑपरेटर भी कहा जाता है। तो यूजली हम इंसर्शन ऑपरेटर ही टर्म इसके लिए यूज करेंगे। ये बेसिकली करता क्या है, सी आउट के साथ किसी भी स्ट्रिंग को या वेरिएबल को या आगे जो भी हम चीजें देंगे उसको ज्वाइन करने के लिए हम इस ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो अब हम सी आउट को थोड़े डिफरेंट वेज में देखते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट प्रिंट की है, तो अब थोड़ी सी हम इसकी वेरिएशंस को चेक करते हैं। ओके, तो एज यू कैन सी कि इस प्रोग्राम के अंदर हमने सी आउट की एक से ज्यादा कमांड यूज की है। ठीक है, तो एज यू आर गोइंग टू एडिट इट, अपने साइड पे आप सब जो है इसको अपने अपने हिसाब से एडिट करोगे। ठीक है, तो हम वन बाय वन जो है वो हर लाइन को देखेंगे। नंबर वन, ठीक है, यहाँ हमने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, ठीक है, माई नेम इज एक्स वाई जेड रखा है। ठीक है, आप इसको चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। आप आई एम जस्ट यूजिंग नॉर्मल नेम, ठीक है, जो बहुत कॉमन है, माई नेम इज अहमद। एंड देन एंड एल एक मैनिपुलेटर है। ठीक है, इसको हम एंड लाइन मैनिपुलेटर भी कहते हैं। फिलहाल ये कमेंट हम रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, एंड स्टैंड फॉर एंड लाइन। ठीक, एंड लाइन मैनिपुलेटर क्या करता है कि ये आपके कोड को जो आपकी सॉरी स्क्रीन पे जो आउटपुट है उसके अंदर एंटर या नेक्स्ट लाइन का काम परफॉर्म कर सकता है। तो अगर हम एंडल देते हैं, एंडल से क्या होता है कि आपको जो स्क्रीन पे आउटपुट आता है वो आउटपुट में एक नेक्स्ट लाइन के लिए हमें कोड यूज करना पड़ता है। अगर हम ये कोड यूज नहीं करेंगे तो आप भले जितने मर्जी की आउट यूज करो, वो सारे का सारा आउटपुट एक ही लाइन में जनरेट होगा। तो हम इसको बाद में रिमूव करके देखेंगे, पर फिलहाल इसको यूज करने का तरीका क्या है। नंबर वन, जब आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट, अच्छा हमने बात की थी कि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं हम इसको क्या कहते हैं? स्ट्रिंग कांस्टेंट। ये आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट है जिससे मैंने हाईलाइट किया हुआ है। स्ट्रिंग कांस्टेंट का मीन, कांस्टेंट मीन ऐसी चीज जिसको हम चेंज ना कर सके। तो बेसिकली माय नेम इज अहमद जब हमने एक दफा प्रोग्राम में लिख दिया तो हर दफा प्रोग्राम में माय नेम इज अहमद ही लिखा आएगा, ये चेंजेबल नहीं है, अनलेस कि आप प्रोग्राम के कोड को चेंज करो। हम कोड की बात नहीं कर रहे, प्रोग्राम को जब आप रन करोगे, ठीक है, जब आप रन करोगे, रन करते हुए आपको ये आउटपुट जनरेट होगा और आप चाहे जितनी दफा भी इसको रन करोगे आउटपुट यही जनरेट होगा। ठीक है, तो जब आप एक प्रोग्राम क्रिएट करते हो और वो प्रोग्राम मार्केट में चला जाता है
कोर्स मार्केट में उसका कोड नहीं जाता, उसका सिर्फ प्रोग्राम जाता है, उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल जाती है, उस कोड को कोई चेंज नहीं कर पाता। तो अगर आपने कोई एक स्टेटमेंट लिखकर भेज दी है जिसमें आपको एक स्पेसिफिक किस्म का आउटपुट नजर आ रहा है, तो आपको वही आउटपुट जो है वो नजर आता रहेगा। तो इसीलिए इनको कांस्टेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब प्रोग्राम चलता है या प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये जो कांस्टेंट्स हैं ये दोबारा चेंज नहीं हो पाते। अच्छा, एंड हमने यहाँ पे यूज किया और आप इसका रिजल्ट देख रहे हो कि माय नेम इज अहमद के बाद यहाँ पर नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट कर दी है। ओके, नाउ सेकंड की आउट की स्टेटमेंट हमने क्या दी है, माय एज इज, ठीक है, और हमने ये डिस्कस किया था स्पेसेस का। यहाँ पे हमने स्पेस दी है, ठीक है, और वो स्पेस के बाद इन्वर्टेड कॉमा चूज किया है। तो ये स्पेस जो हमने यहाँ दी है ये स्क्रीन पर प्रिंट होगी, ठीक है। तो आप हम दोनों तरीके से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी देखो, तो माय नेम इज के बाद यहाँ एक स्पेस आ रही है, ठीक। अगर आप इस स्पेस को रिमूव करना चाहते हो, आप रिमूव करो और दोबारा कंपाइल करो। तो अब आप देखो, माय नेम इज माय एज इज, और यहाँ से जो स्पेस है वो गायब हो गई है। So spaces are important inside inverted commas, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास में जो स्पेसेस आप यूज करोगे वो स्क्रीन पे एज इट इज नजर आएंगी। इसके अलावा हमने यहाँ पे कोलन यूज किया है। कोलन बेसिकली सिंबल तो है और बोर्ड में हम इसको आगे देखेंगे भी सही, लेकिन यहाँ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप इसको विदाउट एनी प्रॉब्लम यूज कर सकते हो, जस्ट टू गिव अ लुक टू योर आउटपुट। अच्छा, इसके अलावा एक तो हमने ये देखा कि एंडल को यूज करने का तरीका क्या हुआ। हमने ये इंसर्शन ऑपरेटर दोबारा लगाया, ठीक है, यानी स्ट्रिंग कांस्टेंट हमारा ये था, ठीक। उसके बाद हमें एक और चीज चाहिए थी, तो हमने क्या किया, हमने एक इंसर्शन ऑपरेटर दोबारा लगाया और उसके बाद हमने क्या दे दिया, एंडल, ठीक है। सो यू नीड टू सेपरेट, आपके एंडल जब भी आएंगे, एंडल आपके सेपरेट होंगे विद दी इंसर्शन ऑपरेटर। तो आगे हम बार बार देखेंगे। नंबर 2, यहाँ पे 18 एक नंबर है, ठीक है। तो 18 एक नंबर है, मीन्स ये अगेन एक मतलब कांस्टेंट वैल्यू है। कौन सा कांस्टेंट है ये इंटीजर कांस्टेंट है या इंट कांस्टेंट है या होल नंबर कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये एक होल नंबर है और नंबर जो है आगे कमेंट हमने लिखा है नंबर्स विदाउट इन्वर्टेड कॉमास। तो ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम नंबर्स दे रहे हो तो हम नंबर्स को इन्वर्टेड कॉमास में ना लिखें, हम नंबर्स को हमें बगैर इन्वर्टेड कॉमास के भी लिखकर यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना होगा, स्ट्रिंग वाला एरिया यानी स्ट्रिंग वाला ये हिस्सा जिसमें इन्वर्टेड कॉमा से उसको और इसको अलग करने के लिए बीच में ये इंसर्शन ऑपरेटर दोबारा देना पड़ेगा। अच्छा, अब अगर नोट करें, इसके आखिर में हमने एंडल यूज नहीं किया, लेकिन एज इज 18 के बाद फिर भी नेक्स्ट लाइन आ रही है। ये नेक्स्ट लाइन क्यों आ रही है? ये नेक्स्ट लाइन आ रही है इस एंडल की वजह से, ठीक है। ये एंगल जो हमने दिया ये हमने नेक्स्ट आउट स्टेटमेंट में दिया और आई एम स्टूडेंट ऑफ IICT से पहले दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि पहले इंसर्शन ऑपरेटर, उसके बाद एंडल, उसके बाद दोबारा एक फर्स्ट इंसर्शन ऑपरेटर तो मस्ट है, या उसके बाद पहला इंसर्शन ऑपरेटर तो लाजमी है, वो मस्ट है। उसके बाद जितने इंसर्शन ऑपरेटर्स हैं वो क्या डिपेंड करेंगे आपके ऊपर, ठीक है। आप जितनी चीजें बढ़ाते जाओगे एक सियाव के अंदर उतने इंसर्शन ऑपरेटर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये पता है कि हम एंडल जब भी यूज करेंगे, एंडल के बाद दोबारा हमें इंसर्शन ऑपरेटर लाजमी देना पड़ेगा। उसके बाद हमारा वही स्ट्रिंग दोबारा आ गया, आई एम स्टूडेंट ऑफ IICT, ये एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट होगा। उसके बाद हमें एक फिर से एंडल चाहिए। अच्छा, ये दो एंडल क्यों है? एक एंडल हमने इसका है जो हमने नीचे रखा है, अगर हम चाहें तो हम इसको सभी आउटपुट एक में देखते हैं। हमारे आउटपुट में माय नेम इज अहमद, माय एज इज 18, इसके बाद नेक्स्ट लाइन आ रही है आई एम स्टूडेंट ऑफ IICT। अगर हम चाहें तो हम इस एंडल को यहाँ से हटा सकते हैं और इसको हम यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन क्या चाहिए होगा वापस, हमें ये इंसर्शन ऑपरेटर अपना वहां पर लाजमी चाहिए होगा, ठीक है। तो हमें अगेन 18 देना है, 18 नंबर है, उसको इन्वर्टेड कॉमा से बंद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमें इंसर्शन ऑपरेटर दोबारा देना है, क्यों? क्योंकि अब हम एंडल यूज करें, एंडल एक अलग चीज है, ठीक है। इसके लिए बीच में दोनों के बीच में इंसर्शन ऑपरेटर होना लाजमी है। अगेन आउटपुट अगर आप देखो तो आपको आउटपुट बिल्कुल सेम जनरेट होगा। नाउ
थर्ड लाइन अगेन सिमिलर है, बिल्कुल फर्स्ट लाइन जैसी है, कुछ भी चेंज नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अगेन एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैसेज है, फिर इंसर्शन ऑपरेटर है और फिर एंड एल है। सो लेट्स रिमूव अवर एंडल। अगर एंडल को हम हटा दें, ठीक है, और फिर हम आउटपुट देखें तो क्या हो रहा है कि शुरू की 2 लाइनों में तो एंडल दिया था, ये सही है, लेकिन आई एम स्टूडेंट ऑफ IICT के बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो इसके साथ आकर ज्वाइन हो गई, उसके बीच में एंटर नहीं हुआ। इट्स नॉट लुकिंग गुड, अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो ऑब्वियसली एंडल हमारे जो है वो लाजमी है और वो हमारे कोड को प्रॉपरली डिस्प्ले करने में हेल्प करते हैं। अच्छा, नाउ नेक्स्ट, ये चीज शो की है 18 प्लस 18 इनसाइड इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, अगर हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 18 प्लस 18 या इक्वल टू का साइन लिखते हैं, ठीक है, तो स्क्रीन पे हमें ये एज इट इज नजर आएंगे यहाँ पर, ये देखो। ठीक है, 18 प्लस 18 और इक्वल टू का साइन हमने इन्वर्टेड कॉमा में दिया है। ठीक है, तो वो एज इट इज स्क्रीन पे नजर आ रहा है। लेकिन इसके बाद हमने क्या दिया है, इंसर्शन ऑपरेटर, और हमने यहाँ पर 18 प्लस 18 विदाउट इन्वर्टेड कॉमास लिखा है। नाउ दिस इज एन एक्सप्रेशन, हम इक्वेशन कह लें, एक्सप्रेशन जो टिपिकल टर्म है वो है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब है कि कोई भी मैथमेटिक्स बीच में इन्वॉल्व हो, ठीक है, या कोई भी ऑपरेटर्स बीच में इन्वॉल्व हो और फिर स्टेटमेंट बने। ठीक है, तो हम जैसे हम मैथ्स में इक्वेशंस कहते थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे थे, यहाँ पर C++ के अंदर हम इनको एक्सप्रेशन कहेंगे। तो 18 प्लस 18 क्या करेगा, 2 नंबर्स को आपस में ऐड करेगा। तो बेसिकली वी आर एडिंग 2 नंबर्स, अगेन यहाँ से कमेंट हटाते हैं। ठीक है, वी आर एडिंग 2 नंबर्स, तो ये नंबर्स जो है वो आपस में ऐड होकर हमें रिजल्ट मिलेगा। तो हमें बेसिकली रिजल्ट क्या मिल रहा है, हमें रिजल्ट मिल रहा है 18 प्लस 18, और जहाँ पे हमने बगैर इन्वर्टेड कॉमा के 18 प्लस 18 लिखा है, वहाँ पे क्या हुआ है कि वो दोनों आपस में ऐड हो गए। तो आपने ये याद रखना है कि जब भी आप एक्सप्रेशन यूज करोगे, ये एक्सप्रेशन है, आप इन्वर्टेड कॉमास नहीं यूज करोगे। एंड फाइनली दिस स्टेटमेंट C++ इज फन, ये प्रिंट हो जाएगी। आई थिंक आप में से काफी लोग इससे एग्री नहीं करोगे, लेकिन जो ट्रू प्रोग्रामर्स हैं they will definitely agree with it that every programming language is fun. So now that's all for this program. हमने डिफरेंट टाइप की सी आउट के अंदर वेरिएशंस देखी कि हम किस तरीके से अच्छा, एक चीज हम और डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 2 लाइन का गैप चाहिए, ठीक है, तो आप एंडल को मोर देन वन यूज कर सकते हो। अगेन यहाँ स्पेस हो या ना दो, डजंट मैटर, हमने पहले डिस्कस किया कि एक ऑपरेटर के बीच में और एक वर्ड के बीच में स्पेस हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप 2 एंडल यूज करते हो, ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे जो स्टेटमेंट मिलेगी उसके बीच में एक लाइन का गैप आ जाएगा, मीन्स हमने 2 दफा एंटर प्रेस कर दिया। तो वी कैन ऑल्सो यूज 3, हम 3 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, 3 एंडल यूज करोगे तो गैप और बढ़ जाएगा, मीन्स आपने 3 टाइम्स एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आप पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं वो है इंटीजर वेरिएबल्स। इंटीजर वेरिएबल्स समझने से पहले टर्म वेरिएबल को समझना बहुत जरूरी है। वेरिएबल्स आर बेसिकली, जैसे हम मैथमेटिक्स में देखा करते थे, वहाँ पे भी वेरिएबल का कॉन्सेप्ट था। फॉर एग्जांपल, एक वेरिएबल एक्स होता था तो हम ये कहते थे, फॉर एग्जांपल एक्स इज इक्वल टू 1, देन 1 जो है वो उसकी वैल्यू कहलाती थी और एक्स जो है वो वेरिएबल कहलाता था। लेकिन यहाँ पे प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट जो वेरिएबल का है वो काइंड ऑफ सेम ही है, लेकिन यहाँ वेरिएबल की जरूरत क्या पड़ती है कि हमें बहुत सारी क्वांटिटीज जो है या बहुत सारे नंबर या वैल्यूज जो है वो हमें अपने पास किसी सूरत में सेव करनी पड़ती हैं। अभी तक फॉर एग्जांपल हम जितने भी हम अपना नाम प्रिंट करवा रहे हैं, कोई मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं, तो वो स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है एंड प्रोग्राम इज डूइंग नॉट एनीथिंग एल्स। तो अगर आप चाहो तो आप अपने प्रोग्राम में वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो जो कि आपकी किसी खास किस्म की वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में वेरिएबल्स होते क्या हैं, दीज आर यू कैन से प्लेसेस, ठीक है, इनसाइड कंप्यूटर्स मेमोरी। मेमोरी के अंदर जो कि हमने पहले कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि कंप्यूटर का मेजर पार्ट जो है वो रैम है, जिसके अंदर सारी चीज़ें परफॉर्म हो रही होती हैं और मतलब सॉरी सारी चीज़ें होल्ड हो रही होती हैं, और माइक्रो प्रोसेसर रैम से ही डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा होता है डिफरेंट टाइप का डेटा मंगवाने के लिए और उस पर काम करने के लिए।
तो डेटा जो कि हमें मेमोरी में सेव करना होता है, उसका सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो वेरिएबल क्रिएट करना है। देन देयर विल बी मैनी अदर वेज, बहुत सारे अलग अलग तरीके आएंगे हमारे पास डेटा को सेव करने के लिए, लेकिन उसकी तरफ जो पहला कदम है वो वेरिएबल के थ्रू है। तो वेरिएबल्स आर बेसिकली स्मॉल पीसेस ऑफ मेमोरी जिनको एक नाम दे दिया जाता है। जैसे ऊपर से एग्जाम्पल में है, हमने नाम यूज किया एक्स, ठीक है, एक्स फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल का नेम है। इट विल रिप्रेजेंट अ मेमोरी प्लेस इनसाइड कंप्यूटर, जो जिसका क्या एड्रेस यूज हो रहा है या क्या उस मेमोरी की जगह कहाँ पे है या उस मेमोरी का नेम क्या है, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। हम आगे चल के देखेंगे, अपने बहुत एडवांस लेक्चर्स में देखेंगे कि हम इस वेरिएबल के पीछे जो मेमोरी लोकेशन है या ये क्या एड्रेस यूज कर रहा है, इसको हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए एज अ प्रोग्रामर हमारे लिए आसानी क्या हो जाती है कि हमें सिर्फ इस वेरिएबल का नाम याद रखना पड़ता है और हम उसके अंदर एक वैल्यू जो है वो प्लेस करवा सकते हैं, विच इज राइट नाउ 1। अच्छा, तो बेसिकली जब भी हम वेरिएबल को वैल्यू देते हैं, वो वैल्यू जो है वो मेमोरी में एक खास जगह पे जाकर सेव हो जाती है, रैम में खास जगह पे जाकर सेव हो जाती है। बाकी काम जो है वो कंपाइलर का और आपके जो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो दोनों मिलजुल के इस चीज़ पे काम कर रहे होते हैं कि वो प्लेस जो है वो कहाँ पर है या वो वैल्यू कैसे जाकर सेव हो रही है, वो वैल्यू कैसे वापस आ रही है। दिस इज नन ऑफ आवर कंसर्न। प्रोग्रामर के लिए सिर्फ इतना ही काफी होता है कि उसको वेरिएबल का नाम पता हो और उसको ये पता हो कि उस वेरिएबल की वैल्यू क्या है। तो वेरिएबल बहुत सारी टाइप्स के होते हैं, ठीक है, बहुत सारी टाइप्स हैं वेरिएबल्स की। उनमें से सबसे पहली टाइप जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है इंटीजर वेरिएबल, ठीक है। सो सबसे फर्स्ट टाइप जो हमारे पास है इंटीजर वेरिएबल, हम उसको डिस्कस करेंगे। इंटीजर्स एक जनरल टर्म है जो मे बी मैथमेटिक्स में भी आपने कई दफा सुनी हो। इट रिप्रेजेंट्स होल नंबर्स और इंटीजर्स एक ही टर्म है जो मैथ्स में हम पढ़ते हुए आए हैं। इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं आ सकता और यूजुअली वो रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी तरह के होल नंबर्स। सो एज वी नो अबाउट नंबर्स जो है वो नेगेटिव में भी हो सकते हैं, नंबर 0 भी हो सकता है या नंबर जो है वो पॉजिटिव में भी हो सकते हैं। तो ये जो इंटीजर वेरिएबल्स हैं वो होल नंबर्स को अपने पास स्टोर कर सकते हैं। सो नाउ हम अभी फिलहाल एट दिस स्टेप इंटीजर के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम इस वक्त हम इंटीजर वेरिएबल्स को इसलिए डिस्कस करें ताकि हम अपने प्रोग्राम में थोड़ी सी जान डाल सके, थोड़े से ऑपरेशंस जो हैं वो स्टार्ट कर सके। लेकिन आगे चल के इंशाल्लाह हम वेरिएबल्स की सारी डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, उनकी डेटा टाइप्स कौन कौन सी हैं, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे विद देयर प्रॉपर्टीज। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना काफी है कि इंटीजर वेरिएबल्स जो हैं वो अपने पास होल नंबर से स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव होल नंबर्स हों या फिर पॉजिटिव होल नंबर्स हों। अच्छा, इसके अलावा अब इंटीजर वेरिएबल बनाने का हमारे पास वे क्या होगा। हम सबसे पहले इंटीजर वेरिएबल की टाइप लिखेंगे विच इज शॉर्ट फॉर्म INT, ठीक है। INT इंट एज अ शॉर्ट फॉर्म आप लिखोगे इंटीजर की। उसके बाद आप वेरिएबल का नेम दोगे। अगेन वेरिएबल का नेम तो फिलहाल हमने वेरिएबल 1 दिया है। जो चीज इसमें नोटिसेबल है वो ये कि हम इसके बीच में स्पेस यूज नहीं कर सकते, ठीक है। वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं आ सकती, बट देयर आर मेनी अदर रूल्स ऑफ क्रिएटिंग वेरिएबल्स और उनको भी हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल एक जो सिंटैक्स है वो ये है कि आपको सबसे पहले INT लिखना है, उसके बाद आपको यहाँ पर एक स्पेस देनी है और उसके बाद आपको वेरिएबल का नाम देना है और उसके आगे जो है वो सेमीकोलन लगा के उसको क्लोज करना है। अच्छा, देन देयर इज असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, जिसको हम इक्वल साइन भी कहते हैं, जो यहाँ पर इस तरफ ये इक्वल साइन के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर, एग्जैक्ट नाम इसका असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या है कि उसके थ्रू हम वेरिएबल को वैल्यू दे सकते हैं। तो वैल्यू देने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं वेरिएबल 1 इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या करेगी कि ये 10 वाली वैल्यू जो है वो उठाकर वेरिएबल 1 के अंदर कॉपी कर लेगी। तो इसका आपने बहुत ध्यान रखना है। नंबर 1, वेरिएबल बनाने में सबसे पहले INT, उसके बाद एक स्पेस लाजमी है, उसके बाद वेरिएबल का नाम, वेरिएबल के नाम के बीच में कोई स्पेस नहीं आ सकती, और उसके बाद सेमीकोलन। फिर वेरिएबल का नाम बिल्कुल वैसा ही जैसे आपने ऊपर किया, एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। फिर स्पेस,
या स्पेस भले ना दो, डजेंट मैटर, इक्वल का साइन और उसके बाद उसकी वैल्यू, ठीक है, और उसके बाद जो है वो आप सेमीकोलन देके इसको क्लोज करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपके पास एक इंटीजर वेरिएबल बन जाएगा और उस इंटीजर वेरिएबल को आपने वैल्यू क्या दे दी, 10। अब इसके एक एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल के थ्रू उसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो हमारे पिछले प्रोग्राम से थोड़ी सी कोड में जो है वो न्यू चीज़ें इंट्रोड्यूस हो गई हैं, ठीक है। हमने एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया। अच्छा, कमेंट्स इसमें यूज हुए एज यू ऑलरेडी डिस्कस के कमेंट्स हैं। तो आप चाहो तो जब आप कोड टाइप करो तो आप इन कमेंट्स को इग्नोर भी कर सकते हो। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि कमेंट्स ये इसलिए होते हैं ताकि आपको जो प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स हैं वो प्रॉपरली समझ में आए कि वो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या काम कर रही हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ पे बाकी कोड तो खैर सेम है जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन और ये ब्रैकेट तक हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। इवन इस लेक्चर में हमने इनकी डिटेल भी समझी है कि लाइन्स हम क्यों लिखते हैं। अच्छा, इंटीजर ए, यहाँ हमने क्रिएट किया है एक इंटीजर वेरिएबल जिसका हमने नाम रखा है ए। सो INT जो है वो इसकी डेटा टाइप है, ठीक है, स्टैंड फॉर इंटीजर। ए आपके वेरिएबल का नाम है और सेमीकोलन जो है वो उसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर को देना यहाँ पे लाजमी है, जिससे आप ये शो करते हो कि ये स्टेटमेंट जो है वो ऑफ हो गई है। देन हम उस ए को एक वैल्यू देना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा है ए इज इक्वल टू 10। अच्छा, जो नीचे लाइन है इसमें ये वाली जो स्टेटमेंट है वो हमारी कहलाती है डिक्लेरेशन, ठीक है। तो जो कमेंट्स थे वो आपको यही शो कर रहे थे, इंटीजर टाइप डिक्लेरेशन मीन कि हमने ये जो लाइन थी इस लाइन को स्पेसिफिकली कहा जाता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब है कि हम ये बता रहे हैं कि इस वेरिएबल की डेटा टाइप क्या होगी और इस वेरिएबल का नेम क्या होगा। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करना, अगर इफ वी विल यूज दिस टर्म इन फ्यूचर मोर एंड मोर, वेरिएबल डिक्लेयर करो, डिक्लेयर अ वेरिएबल, ठीक है। तो अगर डिक्लेयर करने की बात हो रही है तो इसका मतलब हम एक वेरिएबल बनाने की बात कर रहे हैं, एक वेरिएबल क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। ओके, द सेकंड स्टेटमेंट कह रही है असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल और दूसरी टर्म इसके साथ क्या लिखी हुई है, इनिशियलाइजेशन। सो इनिशियलाइजेशन इज अ प्रॉपर टर्म। इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि जब हम अपने वेरिएबल को पहली वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू असाइन करते हैं, तो वो असाइनमेंट जो है, वो जो वैल्यू असाइन करना है उसकी प्रॉपर टर्म इनिशियलाइजेशन कहलाती है। सो इफ आई से इनिशियलाइज अ वैल्यू विद वैल्यू ऑफ 20, जिसका मतलब ये है कि मैं वेरिएबल को फर्स्ट वैल्यू देने की बात कर रहे हैं। अच्छा, सो दो टर्म्स आ गई हमारे पास, एक आ गई डिक्लेरेशन और एक टर्म हमारे पास आ गई इनिशियलाइजेशन। नाउ लुक एट दिस लाइन इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। यहाँ पे तरीकेकार क्या यूज किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा है INT, ठीक है, विच इज डेटा टाइप इंटीजर, देन बी जो कि वेरिएबल का नाम है, देन असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, और देन उसके बाद वैल्यू जो कि हमने दी है 10 एंड देन आफ्टर में सेमीकोलन। तो व्हाट वी हैव डिड हियर, वी हैव कंबाइंड दीज टू लाइंस इन अ सिंगल लाइन। हमने इन दो लाइनों को लिखने के बजाय एक सेम सिंगल लाइन के अंदर इन दोनों ऊपर वाली लाइन को कंबाइन कर दिया है। तो हमने किया क्या, यहाँ हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया ए और उसको वैल्यू दी है 10, और इस लाइन में भी हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है बी, सेकेंड वेरिएबल, और उसको वैल्यू दे दी है 10। थर्ड लाइन में आप वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो सी, ठीक है, वेरिएबल सी जिसको हमने कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की, उसकी कोई भी वैल्यू फिलहाल हमने नहीं दी। अच्छा, फिर थोड़ा सा चेंजिंग देखते हैं, इनिशियलाइज करने का एक न्यू वे देखते हैं, ठीक है। इनिशियलाइज यहाँ पे करने के लिए हमने यहाँ पर लिखा है सी, ठीक है, जो कि थर्ड वेरिएबल है जिसको हमने कोई वैल्यू नहीं दी। असाइनमेंट ऑपरेटर मीन्स वी वांट टू असाइन अ वैल्यू टू सी, लेकिन हम सी को क्या वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं, ए प्लस सी मीन्स। अब इस स्टेटमेंट में हम यहाँ पे कह रहे हैं, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा जैसे मैथमेटिक्स में हम फार्मूला सॉल्व कर रहे होते थे, इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते थे, आप वो वे आउट अपने दिमाग में रख सकते हो। व्हाट यू कैन अज्यूम, तो क्या आपको करना नहीं, लेकिन अज्यूम कर सकते हो कि यहाँ क्या होगा, ए की जगह ए की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 10। हम लिखेंगे नहीं, हमें लिखने की जरूरत भी नहीं है, ये आपका कंप्यूटर खुद करेगा। और बी की जगह हम वैल्यू लिख देंगे बी,
ठीक है, सॉरी हम नहीं लिखेंगे, बी की जगह जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10, जो कि कंप्यूटर खुद रिप्लेस करेगा। तो कंप्यूटर क्या करेगा, ए की जगह उसकी वैल्यू डाल देगा, बी की जगह उसकी वैल्यू डालेगा, दोनों को आपस में ऐड करेगा, जो आंसर है वो किसमें स्टोर हो जाएगा, सी के अंदर। नाउ ये जो 5 स्टेटमेंट्स हैं, इनका इफेक्ट आपको स्क्रीन पे नजर नहीं आएगा। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हम ये करते हैं कि हम ये जो बाकी की स्टेटमेंट है इसको हम यहाँ से फिलहाल हटा देते हैं। ठीक है, सो नाउ हमारे प्रोग्राम में सिर्फ एक इंटीजर ए है जिसको हमने वैल्यू दे दी है 10, इंटीजर बी है जिसको हमने वैल्यू दे दी है 10, और इंटीजर सी है जिसको हमने वैल्यू दे दी है a प्लस बी। तो सी के अंदर a प्लस बी का एडिशन जो है वो स्टोर हो जाएगा। इसको कंपाइल करते हैं। ठीक है, कंपाइल करने पे देखते हैं कि स्क्रीन पे रिजल्ट क्या आएगा। सो स्क्रीन पे रिजल्ट आएगा कुछ नहीं। ठीक है, सो दैट प्रूव्स कि ये पांचों की पांचों स्टेटमेंट्स, इनका इफेक्ट स्क्रीन पर नहीं है। तो हम दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि ये पांचों की पांचों स्टेटमेंट आउटपुट स्टेटमेंट नहीं है। तो अभी तक हमने एक ही आउटपुट स्टेटमेंट समझी है जो कि सी आउट है। तो अगर हमारे प्रोग्राम में सी आउट नहीं है तो हमारे स्क्रीन पे कोई भी आउटपुट नजर नहीं आएगा। हाँ, ये बैठ के कुछ करेगा सही, ये एक वेरिएबल बनाएगा ए, उसमें वैल्यू डालेगा 10, बी वेरिएबल बनाएगा उसमें वैल्यू डालेगा 10, सी वेरिएबल बनाएगा, सी वेरिएबल के अंदर ए और बी को ऐड करके वैल्यू डाल देगा 20। लेकिन इन सारे जो रिजल्ट है, सारे का रिजल्ट हम स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं करवा सकेंगे क्योंकि ये सब कुछ रैम में होगा और वी कैन नॉट सी रैम। रैम को आप देख नहीं सकते। ठीक है, रैम में जो कुछ हो रहा होता है वो आपको नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन आपको अज्यूम करना पड़ रहा होता है कि रैम में कुछ काम हो रहा है। तो बेसिकली इस वक्त रैम में एक वेरिएबल बनेगा ए, फिर रैम में एक वेरिएबल बनेगा बी, फिर रैम में एक वेरिएबल बनेगा सी, और देन उस सी के अंदर 20 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। लेकिन ये पांचों स्टेटमेंट्स हमें स्क्रीन पे नजर नहीं आएंगी। तो स्क्रीन पे नजर आने के लिए या स्क्रीन पे उनको दिखाने के लिए हमें ये सी आउट की स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेगी। तो इसको डिफरेंट वेज में यूज करके देखा है। नंबर 1, हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा है a इज इक्वल टू। तो a इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखने का क्या मतलब है कि ये एज इट इज, जिस तरह ये नजर आ रहा है उसी तरीके से आउटपुट स्क्रीन पे नजर आए। लेकिन उसके बाद एक इंसर्शन ऑपरेटर, और इंसर्शन ऑपरेटर के बाद a। यहाँ ए बगैर इन्वर्टेड कॉमास के लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, वेरिएबल का नाम लिखा है। ये वेरिएबल का नेम है। वेरिएबल का नेम ऊपर है। ठीक है, उस वेरिएबल के नेम को हमने, मतलब उस वेरिएबल को हमने 10 वैल्यू दी थी और उस वेरिएबल की को हमने यहाँ पर प्रिंट करवाने के लिए कहा है। मतलब हमने सी आउट ए का मतलब है कि ए वेरिएबल को प्रिंट करो। अब यहाँ पे कंपाइलर क्या करेगा कि इस ए की जगह ए की जो भी वैल्यू हमने दी है वो वैल्यू जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, और उसके बाद एंडल हमें पता है नेक्स्ट लाइन के लिए। देन हम यहाँ पे दोबारा सेकंड सी आउट में क्या करवा रहे हैं, बी इज इक्वल टू। बी इज इक्वल टू के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, लिखा हुआ बी और फिर इक्वल टू का साइन स्क्रीन पर नजर आएगा। तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमर्स में जो आप चीजें देते हो वो आप चाहते हो कि स्क्रीन पे ऐसे ही नजर आए जैसे हमने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखी है। फिर डी में कोई इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं है। ठीक है, बी को अगेन बी वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल है तो इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं देना होता। और वेरिएबल को, और इसको क्या कहेंगे हम इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो है, स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, इसकी एक टेक्निकल टर्म है स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो फ्रॉम नाउ ऑन इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, हम ये कहेंगे कि स्ट्रिंग कांस्टेंट। ये स्ट्रिंग कांस्टेंट का मतलब ये है कि जो भी चीज आप इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर देते हो वो स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाती है। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट को और एक वेरिएबल को अलग करने के लिए बीच में इंसर्शन ऑपरेटर देना जो है वो लाजमी है। हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि एंडल को और किसी और चीज को अलग करने के लिए बीच में इंसर्शन ऑपरेटर देना लाजमी है। सो स्ट्रिंग कांस्टेंट, अगेन इंसर्शन ऑपरेटर, हमारा वेरिएबल, अगेन इंसर्शन ऑपरेटर, और आखिर में एंडल। अगेन थर्ड लाइन के अंदर स्ट्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू मीन एज इट इज, यही स्टेटमेंट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए एंड देन वो सी की वैल्यू जो है वो प्रिंट कर दे। फिर हमने कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करा के देखे हैं। मीन्स हम चाहते हैं कि वो ए और बी को प्लस करके उसका आंसर भी हमें स्क्रीन पे शो करे। सो हमने ए प्लस बी इज इक्वल टू एज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट प्रिंट करवाया, मीन एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे इसको क्या दिया है, एक एक्सप्रेशन। पहले भी मैंने आपको एक्सप्रेशन दिखाया था, इससे पीछे कोड में, उसमें क्या लिखा हुआ था 18 प्लस 18। वहां पे क्या हो रहा था, हर दफा 36 ही प्रिंट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ए और बी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा
कि ए की जो भी वैल्यू होगी, बी की जो भी वैल्यू होगी, उन दोनों को आपस में ऐड करेगा और स्क्रीन पे हमें रिजल्ट शो करेगा। एंड इन लास्ट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, मीन स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। यहाँ स्पेस दे दो क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा प्लेजेंट लगेगा देखने में। और आखिर में ए प्लस बी प्लस सी, अगेन क्या है, इक्वेशन है, या टेक्निकल टर्म सी प्लस प्लस हम क्या यूज करेंगे, ये एक एक्सप्रेशन है जो कि 3 नंबर्स को आपस में ऐड कर रहा है। ठीक है, तो रिटर्न 0 हमारा एज इट इज मौजूद है यहाँ पे। इसका एक आउटपुट देखते हैं फिलहाल, फिर हम इस प्रोग्राम में थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। अच्छा, अब आउटपुट के हिसाब से एज यू कैन सी कि जो वैल्यूज थी ऊपर, ठीक है, जो हमने ए को इनिशियल हम पहले ही देख चुके हैं कि ये जो 5 स्टेटमेंट थी इन्होंने हमें कुछ आउटपुट नहीं दिया था, लेकिन हमने ये डिस्कस किया था कि ये रैम में एग्जीक्यूट हुई है। तो उसका सबूत ये है कि रैम में एग्जीक्यूट हुई है कि हमने उनको सी आउट के थ्रू प्रिंट करवा के देखा। तो इस इनको इनकी स्टेटमेंट्स के सामने रखते हैं। जो यहाँ पे ए इज इक्वल टू था, देखो तो ये इन्वर्टेड कॉमर्स वाला जो पार्ट है ये स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट हो गया, और ए की जगह क्या प्रिंट हो गया, 10। फिर बी इज इक्वल टू वाला पार्ट इन्वर्टेड कॉमर्स में था, एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, यहाँ स्क्रीन पे एज इट इज नजर आ रहा है, और बी की जगह क्या प्रिंट हो गया, 10। इसी तरह सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाला पार्ट, ठीक है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हुआ। ठीक है, और सी की वैल्यू उसके बाद क्या प्रिंट हो रही है, 20, क्योंकि हमने सी की वैल्यू ऊपर सेट की थी, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू 10 थी, बी की वैल्यू 10 थी, तो उसने सी वेरिएबल की वैल्यू क्या कर दी, 20। अच्छा, थर्ड स्टेप में ए प्लस बी इज इक्वल टू 20। अब ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट इन्वर्टेड कॉमर्स में था तो एज इट इज स्क्रीन पे आ रहा है, और ए प्लस बी की जगह क्या आ रहा है, 20, जो कि उसका आंसर है। तो यहाँ ए प्लस बी नहीं लिखेगा, यानी इस वाली स्टेटमेंट की जगह, ठीक है, इस वाली स्टेटमेंट की जगह वो 20 को प्रिंट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे थर्ड स्टेप में ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, क्योंकि हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा था एज इट इज आया है, ठीक है, उसकी जगह ए प्लस बी प्लस सी की जगह उसने क्या कर दिया, यानी इस स्टेटमेंट को इसने किससे रिप्लेस कर दिया, इस एक्सप्रेशन को किससे रिप्लेस कर दिया, इसकी वैल्यू से, जो कि बन रही है 40। 40 कैसे बन रही है, ए की वैल्यू 10 थी, बी की वैल्यू 20 थी और सी की वैल्यू 20 थी, सॉरी ए की वैल्यू 10 थी, बी की वैल्यू 10 थी और सी की वैल्यू 20 थी। तीनों को आपस में ऐड किया तो फाइनल वैल्यू जो 40 है वो स्क्रीन पर प्रिंट हो गई। नाउ थोड़ा सा प्रोग्राम को चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कुछ चीजें चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू 100 कर दें, ठीक है, और बी की वैल्यू 100 कर दें, तो अब इसका रिजल्ट जो है वो हमें डिफरेंट मिलेगा। ए की वैल्यू अब 100 हो गई है, बी की वैल्यू जो है वो 100 है, तो ए प्लस बी की वैल्यू 200 हो जाएगी, क्योंकि सी की वैल्यू जो है वो इन दोनों के एडिशन से बन रही है, और फिर ए प्लस बी भी 200 दिखा रहा है और ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 400 दिखा रहा है। now, थोड़ी सी और कुछ चीजें चेंज करते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आकर वेरिएबल मीन्स समथिंग विच कैन बी चेंज अगेन एंड अगेन, सो हमने भले यहाँ पर सी को इनिशियलाइज किया है, हमने कहा है कि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आके अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दूं और ये कह दूं कि नाउ सी इज इक्वल टू 111, तो पूरी जो प्रोग्राम है उसकी जो आउटपुट है उसमें हमें डिफरेंस नजर आएगा। देख सकते हो कि हमने ए और बी की वैल्यू तो नहीं चेंज की, वो अगेन 100 ही है, लेकिन सी भले ए प्लस बी था, हमने पीछे स्टेटमेंट लिखी थी, ये हमने ये स्टेटमेंट लिखी थी कि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, लेकिन इस स्टेटमेंट का रिजल्ट सही नहीं आ रहा। रीजन ये है कि जब हमने ए और बी को प्रिंट करवाया, ठीक है, उसके प्रिंट करवाने के बाद हमने एक स्टेटमेंट दे दी सी इज इक्वल टू 111, और यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट जो है ये किसकी वैल्यू को प्रिंट कर रही है, सी की वैल्यू को प्रिंट कर रही है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि प्रोग्रामिंग सीक्वेंशियल है। सीक्वेंशियल होने का मतलब ये है कि पहले लाइन 7 चलेगी, उसके बाद लाइन 8 चलेगी, उसके बाद लाइन 9 चलेगी, उसके बाद लाइन 10 चलेगी, उसके बाद लाइन 11 चलेगी और उसके बाद लाइन 12 चलेगी। लाइन 12 के चलने की वजह से लाइन 9 का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। यानी यहाँ आपने कहा था कि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, लेकिन आपने अपनी स्टेटमेंट यहाँ पर चेंज कर दी, आपने यहाँ पे कह दिया कि सी इज इक्वल टू 11। तो ये वाला जो इफेक्ट था ये इफेक्ट खत्म हो जाएगा
और अब जो है वो कोड में कौन सा इफेक्ट आ जाएगा, ये वाला। आगे अगर हम जब सी की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो सी की वैल्यू हमें 111 मिलेगी, सी की वैल्यू हमें 200 नहीं मिलेगी। तो यही चीज आप अपने रिजल्ट में भी देख सकते हो। यहाँ पे वो कह रहा है सी इज इक्वल टू 111, लेकिन हमारे आउटपुट में ये जो बात है ये गलत साबित हो गई है। तो हम चाहें तो हम इसको हटा भी सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि सी इज इक्वल टू सी की वैल्यू प्रिंट कर दे। ठीक है, तो जो आउटपुट है अब आपको थोड़ा बेहतर लगेगा। ठीक है, वो कहेगा ए इज इक्वल टू 100, बी इज इक्वल टू 100 एंड सी इज इक्वल टू 111। ए प्लस बी इज इक्वल टू 200, बात करेक्ट है। और ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 311, ये भी बात करेक्ट है। तो आप होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से हम उनको वैल्यू असाइन कर सकते हैं, और किस तरीके से वो वैल्यू हम स्क्रीन पर प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो इनको हम आगे देखते रहेंगे। आगे बहुत सारी जगहों पे आपको जो है वो वेरिएबल इस्तेमाल होंगे। विदाउट वेरिएबल आपका कोई भी प्रोग्राम नहीं बनेगा। बस आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है कि यहाँ ए और बी की वैल्यू मैंने नहीं खुद लिखी, ये प्रोग्राम खुद लेकर आएगा। ठीक है, यहाँ ए के बजाय 100 खुद ही आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। बी के बजाय 100 खुद ही आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। तो यू डोंट हैव टू रिप्लेस एनी वैल्यू, आप सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल के नाम लिखोगे। ठीक है, और उसके बजाय वैल्यू स्क्रीन पर खुद ही प्रिंट हो जाया करेगी। तो अगर आप जैसे यहाँ पे सी की वैल्यू चेंज भी कर रहे हो तो सी की वैल्यू चेंज होकर आएगी। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है ये याद रखना और इसको समझना जो है वो बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा वो है फ्लोट वेरिएबल। तो वेरिएबल की एक और टाइप जो कि मेजर है उसको थोड़ा सा अगेन ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं, और इसकी हम डिटेल जो है वो आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फ्लोट वेरिएबल, पहली बात तो वो वेरिएबल्स होते हैं जिनमें वो वेरिएबल्स आ सकती हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट हो, लाइक 14.54, ठीक है, या 3.021, या -1.76 एंड सो ऑन। आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्सपोनेंट नंबर्स भी इसमें आ सकते हैं, लेकिन उसकी डिटेल हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें सारी डेटा टाइप डिस्कस करते हुए डिस्कस करेंगे। सो अगेन फ्लोट वेरिएबल्स को बनाने का भी सेम वे आउट होगा जैसे हमने इंटीजर वेरिएबल्स बनाए थे। फर्क सिर्फ ये होगा कि हम उसमें शॉर्ट फॉर्म लिख रहे थे इंट INT, और यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म क्या लिखेंगे, फ्लोट, FLOAT। ठीक है, ये कीवर्ड आप यूज करोगे जो कि इसकी डेटा टाइप होगी। उसके बाद आपको वेरिएबल का नाम लिखना है। वहाँ हमने वेरिएबल का नाम var1 लिखा था, यहाँ हमने var2 लिख दिया है। वेरिएबल का नाम आपकी मर्जी है, आप इसकी एग्जाम्पल में भी देख सकते हो ABC रखे थे, मतलब वेरिएबल इज अप टू यू, आप उससे कोई भी नाम रख सकते हो। उसके बाद जो है वो सेमीकोलन यहाँ पे भी आना लाजमी है। अगेन इक्वल टू का साइन जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या करेगा, वैल्यू जो है वो 10.7 जो है वो कॉपी कर देगा किसके अंदर, वेरिएबल 1 के अंदर। ठीक है, तो अगली एग्जांपल में हम फ्लोट को देखते हैं थोड़ा सा। लेकिन उससे पहले एक चीज डिस्कस कर ले विच इज इनपुट विद CN। CN जो है अगेन क्या हमारी हेल्प करेगी, हमारी हेल्प ये करेगी कि अभी जो हमने प्रोग्राम देखा हमने क्या किया, हमने A की वैल्यू 10 सेलेक्ट कर ली, B की वैल्यू 20 असाइन कर दी, सॉरी 10 असाइन कर दी थी, देन C इज इक्वल टू A प्लस B किया था। बट बेसिकली हम जो है वो वैल्यूज पहले ही असाइन कर रहे थे और प्रोग्राम हमेशा उन्हीं वैल्यूज से चल रहा था। लेकिन हम क्या चाह रहे होते हैं प्रोग्राम के अंदर कि जब हमारा प्रोग्राम चले और यूजर के पास जाए तो यूजर उसमें कोई इनपुट दे सके। यानी हम जो यूजर है वो प्रोग्रामर ना दे, प्रोग्रामर खुद से इनपुट देने के बजाय वो इनपुट यूजर से मांगे ताकि यूजर कोई इनपुट दे और उसके बाद प्रोग्राम उस तरीके से बिहेव कर सके जिस तरह का इनपुट दिया भी जाए। तो बेसिकली CN की कमांड क्या करती है, CN की स्टेटमेंट क्या करती है कि ये उस वक्त तक वेट करती रहेगी स्क्रीन पे जब तक आप कोई इनपुट नहीं देते। ठीक है, इसको हम CIN कहते हैं, स्टैंड फॉर कंसोल इनपुट। ठीक है, अगेन ये C++ की स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम कहलाती है और हमने स्ट्रीम को पहले भी डिस्कस किया था। इट्स बेसिकली फ्लो ऑफ डेटा, मीन्स डेटा का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना। तो अब हम डेटा कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करवाना चाह रहे हैं, हम डेटा कीबोर्ड से रैम की तरफ ट्रांसफर करवा रहे हैं। मीन्स CIN की कमांड क्या करेगी, वेट करेगी जब तक हम कोई वैल्यू इनपुट नहीं देंगे, आगे बढ़ेगा नहीं हमारा प्रोग्राम। और वो वैल्यू किस में जाकर कॉपी हो जाएगी, एक वेरिएबल में जो कि किसके अंदर मौजूद होगा,
रैम के अंदर। सो बेसिकली सीन के साथ एक एक्सर्शन ऑपरेटर लगता है, ठीक है। ये एक्सर्शन ऑपरेटर जो है वो वैल्यू वेरिएबल तक पहुंचाने में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। तो सिंटैक्स आप क्या यूज करोगे, आप सबसे पहले सीन वर्ड लिखोगे, उसके बाद आप ये एक्सर्शन ऑपरेटर यूज करोगे जिसको हम गेट फ्रॉम ऑपरेटर भी कहते हैं, लेकिन हम मोस्टली एक्सर्शन ऑपरेटर ही टर्म यूज करेंगे। उसके बाद वेरिएबल का नाम आ जाएगा। तो जब बस इतनी सी सिंपल सी है स्टेटमेंट, जब इस स्टेटमेंट को आप लिखोगे तो यहाँ पे आपका प्रोग्राम रुक जाएगा और वेट करेगा कि जब तक आप स्क्रीन पे कोई इनपुट लिखकर एंटर नहीं करोगे प्रोग्राम आपका आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा, इसके बाद है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। हम ये भी साथ डिस्कस कर लें क्योंकि जो नेक्स्ट हम प्रोग्राम डिस्कस करेंगे उसमें फ्लोट वेरिएबल्स भी आ जाएंगे, सीन भी आ जाएगा और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी आ जाएंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में पहला ऑपरेटर हमने पिछले प्रोग्राम में ऑलरेडी देख लिया एंड इट वाज इजी बिकॉज हम बचपन से इस प्लस की साइन को और एडिशन को देखते हुए आ रहे हैं। एंड द सेकंड वन इज आल्सो सो कॉमन, सब्ट्रैक्ट। ऑब्वियसली मल्टीप्लाई और डिवाइड भी बहुत कॉमन है, लेकिन इनकी साइन डिफरेंट है। आपको ये नोट करना है कि मल्टीप्लाई के लिए हम साइन यूज करेंगे डायरेक्ट या स्टार को समटाइम्स स्ट्रोक बोलते हैं, ये साइन हम मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करेंगे। और डिवाइड के लिए हम ये स्लैश की साइन जो है वो यूज करेंगे, जो हमारे डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। तो ये चार बेसिक ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर एक और भी है लेकिन इसको हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो ये चार बेसिक ऑपरेटर्स अभी हम डिस्कस करते हैं क्योंकि हमें बचपन से पता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो याद रखने वाली बात सिर्फ ये है कि मल्टीप्लाई के लिए आप डायरेक्ट की साइन यूज करोगे और डिवीजन के लिए आप स्लैश की साइन यूज करोगे। तो लेट्स रन एन एग्जांपल। तो इस एग्जांपल के अंदर हमने पहला तो खैर इनिशियल कोड सेम ही है जैसे हमेशा होता है, हमने पहले ही डिस्कस किया था कि ये लाइन आप एज इट इज लिखा करोगे। तो नाउ वन न्यू थिंग, लास्ट एग्जांपल के अंदर हमने इंटीजर वेरिएबल बनाया और हर इंटीजर वेरिएबल बनाने के लिए हम सेपरेट स्टेटमेंट जो है वो लिख रहे थे, लेकिन इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि आप एक ही लाइन में दो इंटीजर वेरिएबल्स जो है वो क्रिएट करो लाइक दिस। तो उसका सिंटैक्स क्या होगा, आप सबसे पहले इंट दोगे विच इज डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल का नाम, ठीक है, जो कि फर्स्ट वेरिएबल है विच इज ए, देन उसके बाद कॉमा, हमारे बीच में स्पेस भी आ सकती है पर आपकी मर्जी, आप स्पेस दो या ना दो। अगर आप क्लियरिटी चाहते हो तो आप इस तरीके से स्पेसेस दे सकते हो ताकि वो अलग अलग नजर आए, ठीक है। तो बीच में एक कॉमा लाजमी है, कॉमा मस्ट है, ठीक है, कॉमा यहाँ पे लाजमी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड वेरिएबल का नाम और उसके बाद फिर सेमीकोलन। तो अगर फॉर एग्जांपल आप 3 वेरिएबल बनाना चाहते हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 4 वेरिएबल बनाना चाहो इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल क्योंकि हमें सिर्फ 2 वेरिएबल्स की नीड है तो हम 2 वेरिएबल पे ही बात मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट को खत्म करेंगे। तो अगेन मैं कमेंट्स हटा रही हूँ। नाउ इट इज द डिक्लेरेशन ऑफ 2 वेरिएबल, वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी। हमने ए और बी को वैल्यूज नहीं दी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब हम ये चाह रहे हैं कि ए और बी की वैल्यू हम जब प्रोग्राम चले यूजर से हम इसकी वैल्यू इनपुट लें। देन जिस तरीके से हमने सीखा कि सेकंड टाइप ऑफ वेरिएबल विच इज फ्लोट, फ्लोट यहाँ क्यों क्रिएट किया हमने, ताकि हम इसमें पॉइंट वाली वैल्यूज जो है वो ले सके, ठीक है, पहले उस पॉइंट में आ सके हमारे। तो फ्लोट वेरिएबल क्रिएट करने के लिए अगेन हमने फ्लोट का कीवर्ड लिखा है, उसके बाद हमने वेरिएबल का नाम दिया है सी। सो आगे स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, ठीक है। सो हमारी फर्स्ट 6 स्टेटमेंट जो है वो है सी आउट एंटर फर्स्ट वैल्यू। यूजली ये जनरल मैसेज है जो इसी तरीके से हम लिखा करते हैं। एंटर फर्स्ट वैल्यू का मतलब है एंटर मीन्स के यू हैव टू राइट फर्स्ट वैल्यू एंड देन प्रेस एंटर। तो उसकी शॉर्ट फॉर्म में जनरली इस तरह मैसेज लिखा जाता है एंटर फर्स्ट वैल्यू, जिसका मकसद अक्सर प्रोग्राम्स में यही होता है कि आप यूजर से ये कह रहे हो कि एक वैल्यू इनपुट करे, यानी एक वैल्यू टाइप करे और उसके बाद एंटर प्रेस कर दे। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में कुछ नहीं करेगी, ये एक तरह का मैसेज है। ये मैसेज हमने इसलिए प्रिंट करवाया है ताकि जब सी पे आपका कंप्यूटर रुक जाए, आपका आउटपुट स्क्रीन रुक जाए और स्टॉप हो जाए, तो स्टॉप होने का आपको मकसद तो समझ में आया कि ये क्यों रुक गया। ये इसलिए रुक गया क्योंकि ये आपको ये कह रहा है एंटर फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। तो हमें एक मैसेज प्रिंट करवाना होता है ताकि यूजर को पता लगे कि आप क्या चाह रहे हो। फिर आपको देनी होती है सीन की स्टेटमेंट, जिसका मतलब होता है कि आप यूजर से चाह रहे हो कि वो एक वेरिएबल में वैल्यू इनपुट करें। इसी तरीके से दोबारा सी आउट एंटर सेकंड वैल्यू इन्वर्टेड कॉमर्स में है तो स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, सीन की वजह से आपका जो
स्क्रीन है वो रुक जाएगा और उस तक रुका रहेगा जब तक आप कोई वैल्यू प्रिंट करके जो है वो टाइप करके जो है वो एंटर प्रेस नहीं करोगे। देन नीचे की स्टेटमेंट में हमने पहले भी डिस्कस किया, c इज इक्वल टू 8 प्लस बी चलेगी, हमें स्क्रीन पे कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन रैम के अंदर वेरिएबल c के अंदर a और b की एडिशन जो है वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगेन आप उस एडिशन को स्क्रीन पे प्रिंट करवाने के लिए ये स्टेटमेंट यूज कर रहे हो। सबसे पहले सी आउट है, उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर a प्लस बी इज इक्वल टू मीन्स एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए। फिर इंसर्शन ऑपरेटर, क्यों? क्योंकि अब हम वेरिएबल लिखने लगे हैं उसके आगे। ठीक है, फिर वेरिएबल सी, फिर इंसर्शन ऑपरेटर, क्यों? क्योंकि अब हम उसके आगे एंडर लिखने लगे। तो ये बार बार मैं इसे रिपीट कर रही हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंसर्शन ऑपरेटर्स जो है वो एक तरह की चीज और दूसरी तरह की चीज में जो है वो लाजमी आएंगे और आपको बार बार देने हैं। देन फिर आप क्या कर रहे हो, c इज इक्वल टू a माइनस बी। ठीक है, ये स्टेटमेंट चले जो कि a माइनस बी यानी a में से b को माइनस करे और जो भी आंसर आ रहा है वो आंसर किसके अंदर कॉपी कर दे, c के अंदर। ठीक है, देन इसको आप प्रिंट करवा रहे हो, अगेन a माइनस बी एज इट इज प्रिंट कर दे और उसके बाद c को जो न्यू वैल्यू बनी है वो प्रिंट कर दे। तो ना ऑब्जर्व, लाइन नंबर 10 में c की वैल्यू चेंज हो जाएगी, चेंज नहीं हो जाएगी मतलब फर्स्ट टाइम इसको वैल्यू मिलेगी विच विल बी a प्लस बी। ए प्लस बी की अब हमें क्या वैल्यू है वी डोंट नो, कब पता चलेगी? जब हम प्रोग्राम को चलाएंगे, जब हम ए और बी की वैल्यू देंगे, पता नहीं क्या देंगे, जब भी देंगे उसके बाद ही सी की वैल्यू बनेगी। एट दिस स्टेप ऑफ सी की ये नहीं बता सकते कि सी की वैल्यू क्या होगी। फिर लाइन नंबर 12 में सी की वैल्यू फिर से चेंज हो जाएगी। ठीक है, और सी को नई वैल्यू मिलेगी, अब की दफा सी की वैल्यू क्या होगी, ए माइनस बी होगी। फिर अगेन ए माइनस बी की वैल्यू प्रिंट करवा दोगे। लाइन नंबर 14 में अगेन सी की वैल्यू चेंज होगी, अब की दफा आप क्या कर रहे हो, ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि ये डायरेक्ट का साइन है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। तो आप सबसे पहले ए दोगे, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन, उसके बाद बी दोगे, तो ये क्या करेगा, ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करेगा और उसका आंसर किसमें स्टोर कर देगा, सी के अंदर। ठीक है, तो ये लिखने का तरीकेकार है, सबसे पहले हम वो वेरिएबल लिखते हैं जिसमें हम वैल्यू डालना चाह रहे होते हैं, उसके बाद हम इक्वल टू का साइन लिखते हैं जिसकी वजह से वैल्यू सी में जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखते हैं नी के वो क्या जमा करके या क्या माइनस करके क्या इक्वेशन लिखा है। तो इक्वेशन इस पर जो है वो ए मल्टीप्लाई बाय बी है और आखिर में आप क्या देते हो, सेमीकोलन देते हो। फिर इस ए मल्टीप्लाई बाय बी की आप वैल्यू प्रिंट करवा रहे हो। तो अगर आप यूजर के लिए आसान करना चाहो तो यहाँ एक्स दे दो, एक्स रिप्रेजेंट मल्टीप्लाई का साइन। दोनों तरीके से देखते हैं, पहले हम फर्स्ट तरीके से देखते हैं फिर हम इसको रिप्लेस करके भी देखेंगे। ठीक है, सी की वैल्यू फिर प्रिंट कर दें, एंड इन लास्ट सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी, यानी ए और बी को आपस में डिवाइड करें। ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा ए अपॉन बी और जो भी आंसर आ रहा है उसका आंसर किसमें स्टोर कर दे, सी में स्टोर कर दे। तो अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। नाउ एंटर फर्स्ट वैल्यू और यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करना शुरू हो गया है। ठीक है, ये वेट कर रहा है, यूजर का वेट कर रहा है, जब तक आपको कोई वैल्यू नहीं दोगे कुछ भी नहीं होगा। तो यू हैव टू गिव अ वैल्यू। वैल्यू क्या हो सकती है, हमने जो यहाँ पर जो स्टेटमेंट तक चल रही है स्टेटमेंट को देखते हैं। वो स्टेटमेंट ये है, ठीक है, ये इस स्टेटमेंट की वजह से यहाँ पे रुका हुआ है, ये स्टेटमेंट इस वक्त चल रही है। सीन है, सीन ए की वजह से कर्सर ब्लिंक किए जा रहा है और रुका हुआ है। जब तक मैं इसको कोई वैल्यू नहीं दूंगी ये आगे नहीं बढ़ेगा। और ए को मैं किस तरह की वैल्यू दे सकती हूँ, डेटा टाइप की वजह से पता लगेगा मुझे। ठीक है, मैंने ए को जो डेटा टाइप दी है वो है इंट, यानी मैं कोई भी इंटीजर नंबर दे सकती हूँ, होल नंबर दे सकती हूँ। तो लेट्स गिव इट 12 और उसके बाद भी ये ब्लिंक करता रहेगा क्योंकि जब तक मैं एंटर प्रेस नहीं करूंगी वैल्यू एक्सेप्ट होगी नहीं। सीन उस तक काम करता रहता है, वेट करता रहता है जब तक आप वैल्यू टाइप करके एंटर प्रेस नहीं करते। नाउ आई एम प्रेसिंग एंटर। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो अभी आ गया इस स्टेटमेंट पे एंटर सेकंड वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। और अब किसकी वजह से रुक गया है, सी एन बी की वजह से। जब ये सी एन बी वाली कमांड की वजह से यहाँ कर्सर ब्लिंक करना शुरू हो गया। जब तक ब्लिंक करता रहेगा जब तक हम कोई वैल्यू इसको नहीं देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल सेकंड वैल्यू भी इंटीजर नंबर होना चाहिए, मैंने 6 दिया। अगेन वेट करता रहेगा उस तक जब तक मैं एंटर प्रेस नहीं करूंगी। तो नाउ आई प्रेस एंटर
अच्छा, एंटर प्रेस करते ही बाकी स्टेटमेंट चल पड़ी। क्यों? क्योंकि वो किसी चीज का वेट नहीं कर रहे। तो सबसे पहले a प्लस बी इज 18, करेक्ट है। a माइनस बी इज 6, a मल्टीप्लाइड बाय b इज 72 एंड a डिवाइडेड बाय b इज 2। बट दिस प्रोग्राम हैज अ फ्लॉ। एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को देखते हैं। तो दोबारा प्रोग्राम को चलाते हैं, ठीक है। और यहाँ हम देते हैं वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल a की वैल्यू है 5 एंड b की वैल्यू जो है वो है 10। तो a प्लस बी 15 सही है, a माइनस बी माइनस 5 सही है, ये मल्टीप्लाई बाय बी 50 सही है। लेकिन a डिवाइडेड बाय b आंसर आना चाहिए था 1/2 और 0.5, बट ये हमें आंसर दे रहा है 0, विच इज रॉन्ग। ठीक है, सो देयर इज अ फ्लॉ। इस फ्लॉ को सिर्फ अभी नोट करो आप, ठीक है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये फ्लॉ क्यों आया। इस टाइप के फ्लॉज जो कि, क्या हमें प्रोग्राम ने कोई एरर दिया? नहीं। क्या प्रोग्राम चलते चलते रुक गया या स्टॉप हो गया? नहीं। प्रोग्राम बिल्कुल सही तरीके से चला, रिटर्न वैल्यू भी 0 आई है, एवरीथिंग इज ओके, इट सेज एवरीथिंग इज ओके, बट दिस इज नॉट ओके। ठीक है, 5 डिवाइडेड बाय 10 आंसर 0.5 आना चाहिए था, जो कि रॉन्ग है, जो कि गलत है। ठीक है, सो इस तरह के फ्लॉज को हम बग्स कहते हैं, ठीक है, लॉजिकल एरर्स कहलाते हैं। लॉजिकल एरर्स या बग्स वो प्रॉब्लम्स होते हैं जो कंपाइलर नहीं पकड़ पाता, जो आपका प्रोसेसर भी नहीं पकड़ पाता, लेकिन वो प्रोग्राम में फ्लॉज होते हैं, वो प्रोग्राम में एरर्स होते हैं और उनको करेक्ट करना सबसे मुश्किल होता है। रीजन ये है कि उनको पकड़ने के लिए आपको प्रोग्राम को टेस्ट करना पड़ता है, लाइन मतलब उसके आउटपुट को लाइन बाय लाइन ऑब्जर्व करना पड़ता है एंड देन उस फ्लॉ को फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ऐसे फ्लॉज यूजली टेस्टिंग के टाइम पे पकड़े जाते हैं, जब आपका सॉफ्टवेयर टेस्ट हो रहा होता है कि सॉफ्टवेयर जो रिजल्ट है वो सही दे रहा है या नहीं दे रहा। सॉफ्टवेयर चल तो गया, सॉफ्टवेयर कंपाइल हो गया, सॉफ्टवेयर कहीं भी रुका नहीं, कोई एरर देकर बंद नहीं हुआ, लेकिन जो सॉफ्टवेयर आंसर दे रहा है क्या वो आंसर सही भी है? इस तरह के फ्लॉज जो है वो लॉजिकल एरर कहलाते हैं या बग्स कहलाते हैं, जिनको ठीक करने के लिए हम प्रोग्रामर को सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो बेसिकली यहाँ इस पर फ्लॉ क्या है वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ फ्लॉ इसलिए आ रहा है क्योंकि इन दोनों वेरिएबल्स की डेटा टाइप हमने इंटीजर रखी है। अगर हम इसकी डेटा टाइप चेंज कर दें और इसको फ्लोट कर दें और फिर प्रोग्राम को दोबारा रन करें, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल enter first value which is 5 and enter second value which is 10. Now the program is okay. आपको a plus b जो है वो 15 मिल रहा है, जो कि सही है। a minus b minus 5 सही है, a multiplied by b सही है और a divided by जो कि 0.5 आना चाहिए था, वो आंसर भी यहाँ सही डिस्प्ले हो रहा है। So now we have corrected our bug या we have debugged the program और हमने अपना एरर जो है वो ठीक कर लिया। अच्छा, वजह क्या है? हमने यहाँ क्यों फ्लोट यूज किया? इंटीजर होने पे आंसर क्यों नहीं सही आ रहा था? ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है, जिसके अंदर हम कास्टिंग को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि कास्टिंग क्या होती है, ऑटोमेटिक कास्टिंग क्या होती है, किस तरीके से एक डेटा टाइप ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन अपने आप को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर लेती है। तो दीज आर द रीजन, इस चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हम ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड चीज ये कि अगर हम यह दोनों ही ए और बी को फ्लोट ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर सी को क्रिएट कर सकते हैं। हमें इस लाइन को क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये लाइन ओमिट की जा सकती है। ठीक है, तो आपने ये लाइन भी हटा दी और आपने ए बी और सी को जो है वो तीनों को एक ही लाइन में क्रिएट कर दिया। तो इन दिस वे आपका प्रोग्राम जो है वो सही तरीके से बिहेव करना शुरू कर देगा। मल्टीप्लायर के लिए हमने डिस्कस किया था कि अगर हम इसकी जगह एक्स लगा दें तो इट विल लुक मोर गुड। ठीक है, वो थोड़ा करीब हो जाएगा हमारे रियल जिसका मैथमेटिक्स में सिंबल आता है मल्टीप्लिकेशन का, वैसा सिंबल लगेगा हमें, तो यूजर के लिए थोड़ा ज्यादा नियर टू मैथमेटिक्स हो जाएगा, तो उसको ज्यादा बेहतर लगेगा। तो यू कैन चेंज योर कोड। एक चीज हम थोड़ी सी इसके अंदर और चेंज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम उसी टॉपिक पे चल रहे हैं। अगर मैं यहाँ से सी वेरिएबल हटा दूँ, सी वेरिएबल एग्जिस्ट करता ही नहीं है। और ये जो a प्लस बी है, अगर इस a प्लस बी को मैं इस c की जगह पर रख दूं तो क्या होगा? ठीक है, इन द सेम वे यहाँ पे a माइनस बी है, इस a माइनस बी को हम यहाँ से हटाते हैं, इस पूरी लाइन को हटा देते हैं और इस c की जगह
ए माइनस बी दे देते हैं। अगेन ए मल्टीप्लाई बाय बी यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, इस साइन को खत्म कर देते हैं और इस सी की जगह हम ए मल्टीप्लाई बाय बी दे देते हैं एंड इन लास्ट ए डिवाइडेड बाय बी, ठीक है, हम यहाँ से हटाते हैं और इसको हम सी की जगह यहाँ पे दे देते हैं। व्हाट वी हैव डन, हमने एक वेरिएबल बचा लिया। तो हम आउटपुट ही देख रहे थे, तो हम चाहते हैं कि हम एक वेरिएबल अपना सेव कर लें और हमने वो यहाँ पर सेव कर लिया, ठीक है। सो अगेन प्रोग्राम विल गिव द सेम आउटपुट, बिल्कुल सेम तरीके से आउटपुट आएगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। और हमने एक सिर्फ सी वेरिएबल खत्म करके सी वेरिएबल का जो एक्सप्रेशन था जो उसमें असाइन हो रहा था, उस एक्सप्रेशन को डायरेक्ट सी आउट के अंदर यूज कर लिया। तो हमें पहले ही पता है कि हम सी आउट के अंदर एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, हमने पिछले एग्जाम्पल में देखे थे। तो हमें सी वेरिएबल की जरूरत यहाँ पर थी ही नहीं। अच्छा, सेकेंड चीज और कि व्हाट इफ आई क्रिएट इंटीजर ए हियर अगेन, यानी मैं ए नाम का एक और वेरिएबल बनाने की कोशिश करूं। जो आप कोड को कंपाइल करने की कोशिश करोगे तो एरर जनरेट हो गया, ठीक है। एरर जो है उसको थोड़ा सा जूम इन करके देख लेते हैं क्या कह रहा है। कॉन्फ्लिक्टिंग डिक्लेरेशन इंटीजर ए, प्रीवियस डिक्लेरेशन एज फ्लोट है। सो अगेन ये दो एरर्स जो हैं वो जनरेट हो गए और कॉन्फ्लिक्ट का वर्ड जो है वो आ रहा है। तो हमने शुरू में ही डिस्कस किया था नेम स्पेसेस, जब हम डिस्कस कर रहे थे हमने ये चीज डिस्कस की थी कि सी प्लस प्लस में इट्स नॉट पॉसिबल कि एक नाम के दो वेरिएबल्स हों या एक नाम के दो फंक्शंस हों या क्लासेस की हमने बात की थी। मैंने उस वक्त आपको ये कहा था कि ये सारी टर्म्स आपके लिए अनफेमिलियर है, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता इन सारी टर्म्स से फेमिलियर होंगे। So now we have got familiar with the first term which is variable, means एक नाम के दो वेरिएबल्स एक प्रोग्राम में नहीं हो सकते। तो अगर मेरे पास फ्लोट नाम से एक वेरिएबल ए मौजूद है तो मैं ए नाम का दूसरा वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकती, मुझे नाम चेंज करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर ये कैपिटल ए है, हमने ये भी डिस्कस किया था कि सी केस सेंसिटिव है, स्मॉल ए एंड कैपिटल ए अलग अलग चीजें। तो अगर मैं कैपिटल ई नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करने की कोशिश करूंगी तो प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा। हालांकि हमने इस वेरिएबल को यूज नहीं किया, लेकिन हमारा पॉइंट सिर्फ ये था कि यस, कैपिटल ए नाम से वेरिएबल क्रिएट हो सकता है। ओके, सो लेट्स डिस्कस वन मोर थिंग। हम लाइन को अगर ऑब्जर्व करो तो फ्लोट a इज इक्वल टू 20, कॉमा b इज इक्वल टू 10। सो द न्यू थिंग इज कि आप एक ही लाइन में एक से ज्यादा वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हो, ये हमने देखा था, ठीक है। हमने ये कहा था कि हम इंटीजर a कॉमा b कॉमा c इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि हम डिक्लेयर करने के साथ साथ उनकी वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो हम किस तरीके से कर रहे हैं, फ्लोट a इज इक्वल टू 20, कॉमा b इज इक्वल टू 10। तो इससे क्या हो रहा है, एक ही लाइन में दो वेरिएबल्स क्रिएट भी हो रहे हैं और उनको आप वैल्यू भी असाइन कर रहे हैं। तो हमने दो वेरिएबल्स क्रिएट किए, a उसकी वैल्यू है 20, दूसरा वेरिएबल क्रिएट किया है b उसकी वैल्यू है 10। नाउ आंसर के अंदर मैं ये इक्वेशन सॉल्व करके आंसर देना चाहते हैं। तो इक्वेशन क्या है, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय 2, और उसके बाद वो क्या करे, आंसर इज इक्वल टू और ये आंसर का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट कर दे। तो नाउ इसका आउटपुट देखते हैं। इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 0 एज मोस्ट नोन रूल बॉडमास। बॉडमास रूल मीन्स कि आप अगर इस इक्वेशन को देखो तो एक रूल हम पढ़ते थे मैथमेटिक्स में बॉडमास का, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पहले होती है और प्लस माइनस जो है वो बाद में होता है। तो इसमें यही हो रहा है, b मल्टीप्लाई बाय 2, b की वैल्यू है 10, 10 इंटू 2 द वैल्यू इज 20। तो उसके बाद जो 20 वैल्यू बनेगी वो 20 की वैल्यू a से माइनस होगी, तो माइनस बाद में करेगा। तो a माइनस 20 जो है वो आपको आंसर मिलेगा 0। लेकिन हम इसकी वर्किंग को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रही हूँ कि पहले a और b को माइनस करें और उसके बाद मल्टीप्लाई करें 2 से। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ब्रैकेट यूज कर सकती हूँ। हम मैथमेटिक्स में भी करते थे, ब्रैकेट लगाने का मकसद होता है हम इन्फ्लुएंस कर देते हो कि ये पर्टिकुलर काम जो है वो पहले हो, ठीक है। सो अगर आप ये पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो पहले मतलब a माइनस बी
कि पर्टिकुलर एक्सप्रेशन पहले चलाना चाह रहे हो तो आप उसको ब्रैकेट बंद करोगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे। अब आपका आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब क्या कर रहा है, अब आंसर 20 दे रहा है। पहले ए और बी को माइनस करेगा, तो ए माइनस बी की वैल्यू यहाँ क्या बनेगी 10, देन 10 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आंसर बन जाएगा 20। तो इस तरीके से हम मेथड मैथ यूज कर सकते हैं। मैं दोबारा यहाँ अगेन फॉर एग्जांपल माइनस ब्रैकेट दोबारा दे दूँ ए डिवाइडेड बाय बी, इट कैन गो ऑन। जिस तरीके की भी आप इक्वेशन बनाना चाहो, अब वो इक्वेशन जो आप मल्टीपल वेरिएबल्स को यूज करके, मल्टीपल ऑपरेटर्स को यूज करके बना सकते हो। लेट्स सी इसका आंसर क्या आता है। नाउ इट इज गिविंग अस आंसर 18। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ए माइनस बी जो है वो बनता है 10, और 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 20, a divided by b is 2, so 20 minus 2 is 18। ठीक है, तो 18 आंसर जो हमें शो कर रहा है, यस दैट्स द करेक्ट आंसर। 18 हमें आंसर शो कर रहा है। जी, नाउ डिस्कस कर लेते हैं अपनी एक्सरसाइजेस को। तो एक्सरसाइज में आप इसमें 2 ही एक्सरसाइजेस हैं इस वीक में। एक्सरसाइज 1 में आपको ये करना है कि आपको 2 वेरिएबल क्रिएट करने हैं, एक वेरिएबल ए, ठीक है, और एक वेरिएबल बी। तो इट्स अप टू यू, आप पहले इंटीजर वेरिएबल यूज करो या फ्लोट वेरिएबल यूज करो। ठीक है, क्योंकि दोनों से ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। सो आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, ठीक है, जिसके अंदर ये ए स्क्वायर कैलकुलेट करे, एंड एज वी नो स्क्वायर इज बेसिकली ए मल्टीप्लाई बाय ए, देन 2ab that is basically equivalent to 2 multiplied by a multiplied by b, and b square which is b into a, और आपस में इनके बीच में क्या हो रहा हो, प्लस हो रहा हो। तो जैसे हमने a प्लस b प्लस c हम लिख सकते हैं, तो मिक्स एंड मैच हो सकता है। आप जिस तरह मैथमेटिक्स में इक्वेशन लिखते थे, आप सेम उसी तरीके से सी प्लस प्लस में भी इक्वेशन लिख सकते हो। आप एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स को आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। देन आपको एक वेरिएबल यूज करना है एक्स, और एक्स के अंदर जो है वो वैल्यू डालनी है। इसका जो आंसर है वो एक्स में कॉपी हो जाएगा। तो थर्ड वेरिएबल जो आप क्रिएट करोगे एक्स, जिसके अंदर इस सबकी आंसर आ जाएगा, एंड आपको आखिर में एक्स की वैल्यू जो है वो प्रिंट करके बता देगा कि एक्स की वैल्यू क्या है। तो ए और बी की वैल्यू आप यूजर से इनपुट लोगे, यूजर कोई भी वैल्यू दे दे, वो इक्वेशन को सॉल्व करे और आपको एक्स की वैल्यू जो है वो निकाल कर दे दे। प्रोग्राम नंबर एक्सरसाइज 2 के अंदर ये भी काइंड ऑफ सिमिलर ही है। सिंपल प्रॉब्लम है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल की। आपने यूजर से सेल्सियस में इनपुट लेना है, यानी एक वेरिएबल सी नाम का क्रिएट कर दो। ठीक है, यूजर से सेल्सियस में इनपुट लो, वो सेल्सियस टेम्परेचर आपको इनपुट करे, एंड देन आपको आउटपुट शो करना है कि फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या है। उसके लिए आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे, ये वाला। इसमें डेटा टाइप जो है वो आप फ्लोट यूज करो। फ्लोट यूज करोगे इसलिए क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो कि अगेन डिवीजन हो रही है 9 डिवाइड बाय 5, so it will create problem if you will not use float। so आपके सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों जो है वो फ्लोट वेरिएबल्स होने चाहिए। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2 में आपने दोनों फ्लोट वेरिएबल्स लेने हैं, फ्लोट सी एंड फ्लोट एफ, एंड एक्सरसाइज 1 में आपकी मर्जी है कि आप कोई भी डेटा टाइप यूज कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।